हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये हमारे इंडियन पॉलिटिकल थॉट का सेकंड इंडियन पॉलिटिकल थॉट मैराथन का पार्ट 2 है। हम श्री अरविंदो घोष से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। इनका देख लेते हैं कि PYQ क्या था कि अरविंदो घोष द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तकें और उनके प्रकाशन वर्ष को क्या करना है, हमें सुमेलित करना है। मतलब ये मैच द फॉलोइंग एंड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसीलिए पहले हम इनकी बुक्स पढ़ने से पहले वो क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो उनकी बुक है द न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड। ये आया था 1893 से 94 इन इंदु प्रकाश में। ठीक है, एंड इसकी कॉन्सेप्ट क्या है कि कांग्रेस पॉलिसी क्रिटिक, मतलब कांग्रेस की नरमपंथी नीतियों की इन्होंने क्या किया था, कड़ी आलोचना की थी। किसमें? न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड में। उसके बाद हम वंदे मातरम, ये 1906 में आया था, एक उनका प्रकाशन था। ठीक है, एक जनरल था। तो इसमें उन्होंने उग्रवाद राष्ट्रवाद का प्रचार को क्या किया था, प्रचार किए थे। उसमें नेशनलिस्ट एडवोकेसी के बारे में बात हुई। उसके बाद दुर्गा स्त्रोत, तो इसमें 1909 में इन्होंने लिखी थी इन धर्मा जनरल में। ठीक है, ये नेशनलिस्ट इन्वोकेशन के लिए था कि राष्ट्रवाद हेतु शक्ति का आह्वान। उसके बाद द लाइफ डिवाइन 1914 से 1919 के बीच लिखे थे। ये मेटाफिजिक्स एंड सुपर माइंड से रिलेटेड है, जहाँ पे उन्होंने आध्यात्मिक दर्शन एवं अति मानस का कॉन्सेप्ट दिया है। ठीक है, उसके बाद द सिंथेसिस ऑफ योगा, ये 1914 से 1921 के बीच में लिखे। ये इंटरनल योगा और पूर्ण योगा, ठीक है, तो पूर्ण योग का सिद्धांत दिए थे इसमें। कहाँ पे? द सिंथेसिस ऑफ योगा में। उसके बाद द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, तो ये 1915 से 1918 के बीच हुआ था। ये वर्ल्ड स्टेट एंड वर्ल्ड फेडरेशन, विश्व राज्य एवं मानवीय एकता से संबंधित था। उसके बाद एसी ऑन गीता लिखे, ये 1916 से 1920 में। ठीक है, इसके बाद गीता का आध्यात्मिक राजनीतिक विश्लेषण किया, तो स्पिरिचुअल पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन के बारे में उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया। उसके बाद द रिनंशिएशन इन इंडिया, तो ये 1918 में। इंडियन कल्चर डिफेंस, तो भारतीय पुनर्जागरण के लिए ये बुक आई थी। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो ये जो इनका बर्थ जो है वो 15 अगस्त 1872 से 5 दिसंबर 1950 में तक थे। ठीक है, इनका बर्थ प्लेस है कोलकाता था। ठीक है, तो हमने यहाँ पे उनकी मेजर बुक्स को देखा। उनका 2 और बुक है कि वॉर एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड सावित्री, अ लीजेंड एंड अ सिंबल, तो ये वाला आया हुआ है, PYQ क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे वॉर एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन में उन्होंने क्या बताया है, ये आत्मनिर्णय और स्वतंत्रता, सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड फ्रीडम के बारे में बात कही है। उसके बाद सावित्री, अ लीजेंड एंड अ सिंबल, तो ये 1950 में 50 और 1951 में इसका वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 आया है। इसमें एपिक पोएम इन ब्लैंक वर्स, तो ये एक महाकाव्य है, आध्यात्मिक रूपक है। ठीक है, तो ये उनकी मेजर बुक्स थी। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें कि 3 स्टेजेस ऑफ अरविंदो लाइफ, तो इनके जीवन के क्या है, 3 चरण है। तो फर्स्ट फेज में क्या हुआ, वो पॉलिटिकल रेडिकलिज्म से उनका फर्स्ट फेज जो था वो पॉलिटिकल रेडिकलिज्म से संबंध था। तो इंग्लैंड में शिक्षा के दौरान उन्होंने लंदन मजलिस और गुप्त समाज, ठीक है, से जुड़े और भारत आकर बड़ौदा रियासत में सेवा दी और उग्र राष्ट्रवादी विचारों का उन्होंने समर्थन किया। कब? फर्स्ट फेज में। तो आपको ध्यान रखना है कि अरविंदो का फर्स्ट फेज क्या था, उग्र राष्ट्रवादी विचार का वो समर्थन करते थे। उसके बाद दूसरा फेज क्या था, ये एक्टिव फ्रीडम मूवमेंट की बात कर रहे थे कि स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, स्वराज का समर्थन कर रहे थे। वंदे मातरम तथा इंदु प्रकाश में लेखन उन्होंने लिखा। एंड अलीपुर बम मामले में भी अलीपुर बम मामले 1908-9 में वो जेल भी गए थे। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक्टिव फ्रीडम मूवमेंट में उन्होंने बहुत ज़्यादा समर्थन किया, जैसे स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा में। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने क्या किया, हेल्प किए थे। उसके बाद थर्ड फेज क्या है कि 1910 में पुडुचेरी में वो स्थानांतरित हुए। श्री अरविंदो आश्रम 1926 में स्थापित किया।
तो मेरा अल्फासा द मदर के सहयोग से क्या हुआ, आध्यात्मिक कार्य और ऑरोविले 1968 में नींव रखी। तो ऑरोविले किससे संबंधित है, आपको ध्यान रखना है, ये श्री अरविंदो जी से संबंधित है। ठीक है, तो आपको श्री अरविंदो आश्रम 1926 में बना, और श्री अरविंद और यहाँ पे ऑरोविले जो है वो किससे संबंधित है, ये श्री अरविंद घोष से संबंधित है। तो फर्स्ट फेज वो पॉलिटिकल बहुत ज़्यादा क्या थे, उग्रवादी विचारक के तरीके से थे, और दूसरे फेज में वो एक्टिव जो हमारे फ्रीडम मूवमेंट थे उसमें वो बहुत एक्टिव तरीके से काम किया, और इसीलिए उन्होंने 1908-9 में जेल भी गए अलीपुर बम मामले में। ठीक है, उसके बाद थर्ड फेज क्या हुआ, वो आध्यात्मिक बन गए, वो स्पिरिचुअल बन गए। तो श्री अरविंद आश्रम का स्थापना की 1926 में, एंड आध्यात्मिक कार्य और ऑरोविले की भी उन्होंने स्थापना की। ठीक है, ऑरोविले नाम से। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उनकी बुक्स में भी अगर मैं बताऊं क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, द न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, ये बुक आता है। वंदे मातरम, ये उनकी एक जनरल है जिसमें उन्होंने उग्रवादी राष्ट्रवाद की बात की है। द लाइफ डिवाइन सिंथेसिस ऑफ योगा, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, ये उतना नहीं आता। एसी ऑन गीता, अगर यहाँ पे बात करें तो ये सावित्री। ठीक है, सावित्री अ लीजेंड, ये आता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट उनकी बुक्स थी। ठीक है, उसके बाद अगर देखें कि उन्होंने डिवाइन बीइंग, अरबिंदो के अनुसार राष्ट्र क्या है, राष्ट्र केवल एक भौगोलिक भूभाग या प्रशासनिक इकाई नहीं, बल्कि ये क्या है, यह साक्षात भारत माता है, एक आध्यात्मिक जीवन सत्ता है। राष्ट्रवाद एक धर्म है जो ईश्वर से आता है। तो यहाँ पे फॉर अरबिंदो अ नेशन इज नॉट मेयरली अ geographical territory or a piece of earth, but a divine living entity, Mother India. Nationalism is a religion that comes from God. तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो क्या बोलते थे, नेशन को माँ की तरह देखते थे, एज अ मदर देखते थे, एक डिवाइन बीइंग देखते थे राष्ट्र को। ठीक है, तो राष्ट्र का उनका कॉन्सेप्ट क्या था, नेशन एज मदर, डिवाइन बीइंग की तरह देखते थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद एक धर्म है जो ईश्वर से प्राप्त होता है। तो ये कथन किसका है, तो श्री अरविंद घोष का, कि नेशनलिज्म इज अ रिलीजन दैट कम्स फ्रॉम गॉड। तो ये किसने कहा, ये श्री अरविंद घोष जी ने कहा है। उसके बाद अगर हम देखें थ्योरी ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस एंड बायकॉट, तो निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत, ये हम कहाँ पे पढ़े थे, हम गांधी जी के उसमें भी पढ़े थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कि अरविंदो ने अपने वंदे मातरम पत्र में निष्क्रिय प्रतिरोध, पैसिव रेजिस्टेंस के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। इसके 5 मुख्य आयाम थे। स्वदेशी एवं विदेशी वस्तुओं का क्या करना था, बायकॉट करना था। तो बायकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स। उसके बाद सरकारी स्कूलों और अदालतों का हमें बहिष्कार करना है, तो बायकॉट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कोर्ट्स। और थर्ड क्या है, न्यायपालिका एवं कर न देने का आह्वान करना है। ठीक है, तो न्यायपालिका एवं कर न देने के आह्वान। तो पहले हम क्या कर रहे हैं कि बायकॉट कर रहे हैं फॉरेन गुड्स को, उसके बाद गवर्नमेंट स्कूल एंड कोर्ट्स का भी बायकॉट कर रहे हैं, और जो टैक्स दे रहे थे उसे भी हमें टैक्स नहीं देना है। उसके बाद फोर्थ क्या है, नेशनल एजुकेशन की बात की कि राष्ट्रीय शिक्षा संस्थानों की स्थापना करना है। उसके बाद 5वां क्या था, समानांतर प्रशासनिक व्यवस्था, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल एंड सेल्फ रूल। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि अरविंदो का निष्क्रिय प्रतिरोध क्या था, अहिंसा तक सीमित नहीं था। यदि सरकार द्वारा अत्यधिक दमन किया जाए तो वे हिंसक प्रतिरोध को भी नैतिक रूप से उचित मानते थे, जो कि गांधी जी के सत्याग्रह से अंतर है। ठीक है, तो ये हम बहुत डिटेल में गांधी जी जब पढ़े थे तो अच्छे से किए थे, निष्क्रिय प्रतिरोध और जो गांधी जी का सत्याग्रह है वो। ठीक है, तो इसके बाद हम देखें नियो वेदांता एंड वर्ल्ड स्टेट, नव वेदांत एवं विश्व राज्य। तो ये नव वेदांत क्या है, नियो वेदांत, ये मानव को ईश्वर का अंश मानना, संसार को माया ना मानकर ईश्वर की अभिव्यक्ति मानना। ठीक है, तो नियम वेदांत क्या है, जिसमें मानव को ईश्वर का अंश मानते हैं। ठीक है, और संसार को हम क्या मान रहे हैं, माया नहीं मान रहे हैं। ठीक है, इल्यूजन नहीं मान रहे हैं, बल्कि ईश्वर की एक अभिव्यक्ति की तरह देख रहे हैं, एक्सप्रेशन ऑफ गॉड। उसके बाद इंटरनल योगा, उन्होंने पूर्ण योगा, इंटरनल योगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। तो ये क्या है, अज्ञानता से अतिमान, सुपर माइंड की ओर क्या करना है, विकास करना है। उसके बाद सिंथेसिस ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट, तो पूर्व का अध्यात्मवाद स्पिरिचुअलिज्म और पश्चिम का भौतिकवाद विज्ञान मटेरियलिज्म को क्या करना है, इसका समन्वय करना है। तो यही कौन बोलते थे,
यही तरीके का स्वामी विवेकानंद जी ने भी बोला है कि सिंथेसिस ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट, की पूर्व और पश्चिम का समन्वय होना चाहिए। पूर्व का हमें आध्यात्मिकता लेना है और पश्चिम का मटेरियलिज्म, उनकी साइंस और टेक्नोलॉजी को लेना है। उसके बाद आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, विश्व राज्य, तो एक वैश्विक महासंघ, वर्ल्ड फेडरेशन का निर्माण जहां सांस्कृतिक स्वायत्तता बनी रहे। इस तरह का बात किसने किया? टैगोर जी ने भी कहा। उन्होंने सिंथेटिक नेशनलिज्म की बात की थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि नव वेदांत एवं विश्व राज्य, जिसमें नियो वेदांत है वो मानते हैं कि हर मानव ईश्वर का अंश है और ये संसार जो इल्यूजन नहीं बल्कि ये एक्सप्रेशन ऑफ गॉड है। उसके बाद इंटरनल योगा की बात करते हैं, जहाँ पे वो अज्ञानता से एक सुपर माइंड की ओर विकास करने के लिए प्रेरित करते हैं। उसके बाद पूर्व और पश्चिम का क्या होना चाहिए? समन्वय होना चाहिए, सिंथेसिस होना चाहिए। एंड आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, विश्व राज्य की बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम पेरियार ईवी रामास्वामी पेरियार जी को देखते हैं कि इनका बर्थ है 17 सितंबर 1879 से 24 दिसंबर 1973 तक हुआ है। ठीक है, उनका बर्थ प्लेस है तमिलनाडु। ठीक है, तो अगर हम देखें तो इसमें मेजर कॉन्सेप्ट क्या है कि पेरियार से यूजीसी नेट में क्या आया है? सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट आया है, वाईकॉम सत्याग्रह आया हुआ है, पत्रिकाओं में कुड़ियात्सु एंड रिवॉल्ट, उसके बाद द्रविड़ करगम, ब्राह्मणवाद व हिंदी विरोध, ये क्या है? उनका मेन कीवर्ड्स है पेरियार जी का। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें PYQ हाईलाइट है कि पेरियार के द्वारा तमिल एवं अंग्रेजी में प्रमुख पत्रिकाएं कौन कौन सी है? तो इसमें क्या आ जाएगा? आइडेंटिफाई द जनरल्स स्टार्टेड बाय पेरियार EV रामास्वामी, तो यहाँ पे है कुड़ियात्सु, उनकी फर्स्ट है 1925 में तमिलनाडु में बताया। तो इसमें आत्मसम्मान आंदोलन के लिए एक मुख्य पत्र था। तो माउथपीस ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, तो आपको ध्यान रखना है कि सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट किससे संबंधित है? तो ये पहले से याद रखना है कि ये EV रामास्वामी पेरियार से संबंधित है, और दूसरा कि ये इसका मेन पत्रिका कौन था? तो ये कुड़ियात्सु। ठीक है, उसके बाद रिवॉल्ट दूसरे, ये 1928 में आया, इंग्लिश में लिखते थे, इंग्लिश जर्नल एडवोकेटिंग रेडिकल सोशल रिफॉर्म, तो ये सोशल रिफॉर्म्स की बात करते थे, किसमें? रिवॉल्ट में। उसके बाद पुराची क्रांति एंड विदुथलाई, स्वतंत्रता के लिए। ठीक है, तो सोशलिस्ट एंड रैशनलिस्ट आइडिया, समाजवाद एवं तर्कवाद का विचार देते थे, ये 1933 से 1935। ठीक है, तो आपको मोटा मोटा याद रख लेना है कुड़ियात्सु, यहाँ पे सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट। ठीक है, उसके तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद वाई वेर वुमेन एनस्लेव्ड, तो स्त्री गुलामी क्यों है? तो ये उनकी बुक है, इसमें उन्होंने क्या बताया कि फेमिनिस्ट क्रिटिक ऑफ पैट्रियार्की एंड मैरिज, तो पितृसत्तात्मक विवाह व्यवस्था की उन्होंने क्या की है? आलोचना की है, क्रिटिसिज्म किया है। उसके बाद पेरियार ऑन बुद्धिज्म एंड थॉट ऑफ पेरियार, तो ये भी उनकी बुक कलेक्शन है, जिसमें वो रैशनलिज्म एंड बुद्धिस्ट फिलॉसफी, तर्कवाद एवं बौद्ध दर्शन के बारे में बताए हैं। तो अगर हम देखें उनका की मूवमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन क्रोनोलॉजी, तो ये 1920 में क्या हुए? कांग्रेस में शामिल हुए थे। ठीक है, अस्पृश्यता उन्मूलन कार्यक्रम का संचालन के लिए, तो ज्वाइन कांग्रेस इन 1920 एंड उसके बाद लेड एंटी अनटचेबिलिटी ड्राइव, तो ये अस्पृश्यता उन्मूलन कार्यक्रम है, उसको संचालन के लिए क्या किए थे? कांग्रेस से जुड़े थे। ठीक है, उसके बाद 1924 में उन्होंने वाईकॉम सत्याग्रह, ठीक है, वैकम सत्याग्रह चलाया, जो त्रावणकर केरल में हुआ था। इसमें क्या होता है कि मंदिर मार्ग प्रवेशितु सत्याग्रह का सफल नेतृत्व करना है। ठीक है, उन्हें वैकम वीरन, हीरो ऑफ मैकन की उपाधि दी गई। तो लेड वैकम सत्याग्रह फॉर टेम्पल एंट्री राइट्स, ऑनर्ड एज वैकम वीरन, तो ये आपको ध्यान में रखना है। पहला कि वो 1920 में कांग्रेस में क्या हुए थे? कांग्रेस ज्वाइन किए थे, इसलिए ताकि वो अस्पृश्यता उन्मूलन में एक अच्छा काम कर सके। उसके बाद 1920 में क्या किए? वो वैकम सत्याग्रह आंदोलन चलाया। ठीक है, ये केरल में था कि उन्हें मंदिर प्रवेश करना था, तो इसीलिए उन्हें क्या उपाधि मिली? वैकम वीरन की। उसके बाद 1925 में उन्होंने सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट चलाई, आत्मसम्मान आंदोलन, जिसमें चेरामा देवी गुरुकुल में गैर ब्राह्मण छात्रों के साथ भेदभाव देखकर
कांग्रेस छोड़ी और आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया। ठीक है, तो 1925 में उन्होंने क्या किया, आत्मसम्मान आंदोलन, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट स्टार्ट किए। इसके और इसी टाइम में उन्होंने क्या किया था, कांग्रेस को छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक गुरुकुल और गैर ब्राह्मण छात्रों के साथ क्या हो रहा था, भेदभाव हो रहा था। तो यहीं से उन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद 1937-38 में उन्होंने क्या किया है, एंटी हिंदी एजिटेशन, तो हिंदी विरोधी आंदोलन भी किए। तो सी राजगोपालाचारी सरकार द्वारा स्कूलों में अनिवार्य हिंदू लागू करने का तीव्र विरोध किया और नारा दिया कि तमिलनाडु तमिलों के लिए है, तो तमिलनाडु फॉर तमिलियंस। तो ये आपको ध्यान रख सकते हो, ये स्लोगन। उसके बाद अगर बात करें 1938 में उन्होंने जस्टिस पार्टी लीडरशिप की अध्यक्षता की और अध्यक्ष बने। 1944 में उन्होंने द्रविड़ कड़गम, ठीक है, कड़गम डी के जस्टिस पार्टी का क्या किया, नाम बदलकर जस्टिस पार्टी का नाम बदलकर द्रविड़ कड़गम रखा और गैर राजनीतिक सामाजिक सुधार संगठन 1949 में CN अन्नादुरई अलग होकर DMK बनाए। तो रीनेम जस्टिस पार्टी टू द्रविड़ कड़गम इन 1944 एंड लेटर अन्नादुरई फॉर्म्ड DMK इन 1949। उसके बाद 1970 में क्या हुआ, यूनेस्को से उन्हें ऑनर मिलता है। यूनेस्को द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया का उन्हें क्या माना, सुकरात माना, तो सुक्रेट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया तथा नए युग का पैगंबर घोषित किया गया। ठीक है, तो ऑनर्ड बाय यूनेस्को इन 1970 एज द सुक्रेट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। तो यहाँ पे आप इसे क्रोनोलॉजी को ध्यान में रख सकते हो, बिकॉज ये हर एक क्वेश्चन जो है बना हुआ है। और EV रामास्वामी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंकर है फॉर इंडियन IPT के लिए। ठीक है, तो वैकोम सत्याग्रह ध्यान रखना है, सेल्फ रिस्पेक्ट याद रखना है, कब वो कांग्रेस में ज्वाइन हुए और कब उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया और इसका रीज़न क्या था, ये सब आपको ध्यान रखना है। तो उन्होंने जस्टिस पार्टी की भी स्थापना किया था 1938 में, जिसका नाम बदलकर उन्होंने क्या किया था, द्रविड़ कड़गम, जो कि बाद में 1949 में CN अन्नादुरई अलग होकर इसे क्या बता दिए, DMK। ठीक है, DMK उन्होंने बनाया, द्रविड़ कड़गम। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद ऑनर भी मिला था और उन्हें क्या कहा, सुक्रेट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है क्रोनोलॉजी। उसके बाद अगर की कॉन्सेप्ट उसका कोर आइडियोलॉजी कॉन्सेप्ट देखें तो यहाँ पे पेरियार के अनुसार ईश्वर नहीं है, ईश्वर बिल्कुल नहीं है। तो ये उनका कथन है कि ईश्वर नहीं है और बिल्कुल नहीं है। जिसने ईश्वर का आविष्कार किया वह मूर्ख है, जो ईश्वर का प्रचार करता है वह धूर्त है, जो ईश्वर की पूजा करते हैं वह बर्बर है। उन्होंने धार्मिक ग्रंथों, पुराणों और मनुस्मृति का तीव्र खंडन किया है। ठीक है, तो पेरियार रिजेक्टेड गॉड, रिलीजन एंड स्क्रिप्चर्स लाइक मनुस्मृति, प्रमोटेड ह्यूमन रैशनैलिज्म। तो इन्होंने क्या प्रमोट किया, ह्यूमन रैशनैलिज्म को प्रमोट किया, बुद्धिवाद को, तर्क को इन्होंने प्रमोट किया और धर्म, रिलीजन, गॉड को इन्होंने पूरी तरीके से खंडन किया है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। उसके बाद एंटी ब्राह्मणिज्म एंड सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज, तो आत्मसम्मान विवाह, तो ब्राह्मणवादी वर्चस्व का विरोध करते हुए उन्हें बिना पुरोहित वैदिक मंत्रों के आत्मसम्मान विवाह, सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज प्रथा भी उन्होंने शुरू किया था, जिसे बाद में 1967 में DMK सरकार ने कानूनी मान्यता भी दी। तो आपको ध्यान रखना है कि वो किसे प्रमोट करते थे, ह्यूमन रैशनलिज्म को, बुद्धिवाद को, तर्कवाद को वो आगे बढ़ाना चाहते थे। और सेकेंड है कि आत्मसम्मान विवाह, जिसमें हम पुरोहित जो पंडित होते हैं, जो पुरोहित होते हैं, उन बिना पुरोहित या वैदिक मंत्र के क्या करना है, आत्मसम्मान विवाह प्रथा उन्होंने शुरू की। इसके बाद अगर देखें डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, ठीक है, तो यहाँ पे उनके 2 चरण हैं। एक तो राष्ट्रवादी चरण, जहाँ से अच्छा, और हिंदू मुस्लिम एकता की उन्होंने बात की। लेकिन सेकंड में क्या हुआ कि वो पैन इस्लामिक चरण, खुदी का सिद्धांत, और 1930 इलाहाबाद भाषण दिए। ठीक है, खुदी, तो यहाँ पे खुदी के नियम पर क्या आया है, बार बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये उनकी की। तो अगर हम देखें मेजर वर्क्स, तो इकबाल की फारसी और उर्दू में लिखी गई प्रसिद्ध कृतियों के नाम क्या करना है, सुमेलित करना है। तो मैच द फेमस पर्शियन, तो यहाँ पे हम उनकी फेमस बुक्स देख लेते हैं। तो असरार
ई खुदी, सीक्रेट ऑफ द सेल्फ। तो ये 1915 में उन्होंने लिखी थी। ये खुद ही आत्मा का क्या देते हैं, सिद्धांत देते हैं। उसके बाद रुमूज ई बखुदी, हिंट्स ऑफ सेल्फलेसनेस, तो ये 1918 में दिया था। अगेन ये समाज, समुदाय और व्यक्ति से संबंधित है। उसके बाद पायम ई मशरिक, मैसेज ऑफ द ईस्ट, 1923 में। तो ये पर्शियन, पश्चिम के गेटे के जवाब में पूरब का संदेश। तो बंग ई दारा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है उनकी, बंग ई दारा, कॉल ऑफ द मार्चिंग बेल, ये 1924 में उन्होंने दिया था। इसमें तराना ए हिंद शामिल है। तो ये क्वेश्चन आता है कि तराना ए हिंद किसमें शामिल है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये बंग ई दारा में क्या है, शामिल है। उसके बाद द डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिजिक्स इन पर्शिया, तो यहाँ पे मेटाफिजिक्स की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। 1908 में लिखी, इंग्लिश, ये PhD डिसर्शन, ठीक है। उसके बाद द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम, तो 1930 में उन्होंने ये बुक लिखी, जिसमें ये दिए थे। उसके बाद जावेद नामा, बुक ऑफ जावेद, 1932 में, दाते की डिवाइन कॉमेडी की तर्ज पर। उसके बाद जर्ब ई कलिमा, बाल ई जिब्रील, तो ये उर्दू में। तो अगर मैं कहूँ इसमें इम्पॉर्टेंट बुक, तो बंग ई दारा उनकी इम्पॉर्टेंट बुक है जो तराना इंद से जुड़ी हुई है, ठीक है। और अगर और कुछ इसके इम्पॉर्टेंट बुक देखना है तो आप जो है PYQ के ज़रिए देख सकते हो, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे उनकी खुदी का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ खुदी, सेल्फ हुड की। तो खुदी क्या है, केवल आत्मा नहीं है बल्कि व्यक्ति के व्यक्तित्व, स्वाभिमान और नैतिक इच्छा शक्ति का क्या है, चरम बिंदु है। खुदी का अर्थ होता है आत्म साक्षात्कार, मतलब सेल्फ रियलाइजेशन, जो एंटाइटलमेंट होता है उसकी बात कर रहे हैं वो, ठीक है। देखिए खुदी क्या है, सिर्फ आत्मा नहीं है बल्कि ये क्या है, व्यक्ति की व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है, उनकी स्वाभिमान है, रिस्पेक्ट है, और नैतिक इच्छा शक्ति का क्या है, एक चरम बिंदु है। ये आत्मा का क्या है, एक सेल्फ रियलाइजेशन है। तो वो बोल रहे हैं कि खुदी एक सेल्फ रियलाइजेशन है, केवल आत्मा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें कि इसके 3 चरण है, स्टेजेस ऑफ खुदी। तो धर्म की आज्ञा का पालन, ठीक है, तो ओबीडियंस टू लॉ, शरीयत। उसके बाद आत्मनियंत्रण, तो यहाँ पे सेल्फ कंट्रोल एंड डिसिप्लिन की बात करते हैं। उसके बाद ईश्वर का प्रतिनिधित्व, नायब बनना, तो डिवाइन विजिलेंसी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ गॉड की बात करते हैं। तो पहले उन्होंने शरीयत की बात की, फिर सेल्फ कंट्रोल, डिसिप्लिन की बात की, और उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि ये खुदी जो है उसका मीनिंग क्या है। तो यहाँ पे देखना है कि खुदी का अर्थ होता है आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन होता है। उसके बाद ओबीडियंस टू लॉ, सेल्फ कंट्रोल एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ गॉड, ये ध्यान में रख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे PYQ क्वेश्चन क्या है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। तो ये बहुत ज़्यादा फेमस कोट है, तो आपको ध्यान में रखना है कि ये किसने दिया है। तो ये डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, खुदी का सिद्धांत है, ठीक है। उसके बाद द कंसेप्ट ऑफ खुदी सेल्फ हुड इज एसोसिएटेड विथ विच थिंकर्स, तो ये डॉक्टर मोहम्मद इकबाल से संबंधित है। तो आपको ये कोड जो है वो से बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हम देखें इवैल्यूएशन, राजनीतिक चिंतन का विकास। तो उनका जो फर्स्ट वो है, उनका नेशनलिस्ट का फेज जो है उसमें वो क्या बात करते थे, हिंदू मुस्लिम की एकता की बात करते थे। तराना ए हिंद, मतलब सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और नया शिवाला ये भी आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कविताओं की उन्होंने रचना की। तो उसका जो फर्स्ट चरण था वो नेशनलिस्ट फेज में वो बोलते थे कि हिंदू मुस्लिम एकता होना चाहिए। तराना ए हिंद दिया, जो सारे जहाँ से अच्छा हाँ हिंदुस्तान हमारा बताते हैं। उसके बाद नया शिवाला ये भी आया हुआ है, ये एक कविता है। उसके बाद क्या होता है, पैन इस्लामिस्ट एंड रिजेक्शन ऑफ वेस्टर्न नेशनलिज्म। तो बाद में क्या हुआ सेकेंड चरण में कि जो यूरोप प्रवास के बाद पश्चिमी प्रादेशिक राष्ट्रवाद, जो टेरिटोरियल नेशनलिज्म है, और पूंजीवाद की उन्होंने क्या की, आलोचना की। उन्होंने कहा कि पश्चिमी राष्ट्रवाद मानव जाति को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो उन्होंने क्या कहा, सर्व इस्लामवाद की वकालत कर दी, पैन इस्लामिज्म की वकालत कर दी। तो उनका जो उत्तरार्ध है, ठीक है। तो बीच में उन्होंने क्या किया, पैन इस्लामिज्म आ गया। पहले वो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे, अब वो पूरे सब जगह क्या होना चाहिए, सर्व इस्लामवाद की बात कर रहे हैं, पैन इस्लामिज्म की बात कर रहे हैं, और जो वेस्टर्न नेशनलिज्म है उसे रिजेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद थर्ड में क्या हुआ, 1930 में इलाहाबाद एड्रेस।
तो इलाहाबाद अधिवेशन में उन्होंने भाषण दिया और मुस्लिम लीग के 1930 इलाहाबाद अधिवेशन के अध्यक्षीय भाषण में क्या कहा कि पश्चिमोत्तर भारत, जिसमें पश्चिमोत्तर जान रहे हो ना, पश्चिमोत्तर तो हमारा जो इंडिया है ये ऐसा, ठीक है, तो वो यहाँ की बात कर रहे हैं कि पंजाब हो गया, सिंध हो गया, बलूचिस्तान हो गया, NWFC को मिलाकर एक क्या बोल रहे हैं, एक पृथक प्रादेशिक इकाई राज्य का विचार किया। इसलिए इन्हें पाकिस्तान का क्या बोलते हैं, आध्यात्मिक पिता, स्पिरिचुअल फादर ऑफ पाकिस्तान। तो इन्हें क्या बोलते हैं, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल को, कि इन्होंने ही क्या किया, जो एक पृथक इकाई बनाकर राज्य, मतलब पाकिस्तान की कहीं ना कहीं इन्होंने नींव डाल दी थी। बीच में ये क्या हो गए थे, पैन इस्लामिज्म हो गए थे, सर्व इस्लामवाद। और फिर लास्ट उनके जो 1930 में क्या बोले कि एक क्या होना चाहिए, एक पृथक इकाई होना चाहिए। उन्होंने नाम नहीं दिया, बट जो पाकिस्तान का नींव बोलते हैं वो उन्होंने रख दिया था, ठीक है। तो इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं, स्पिरिचुअल फादर ऑफ पाकिस्तान। तो आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम देखते हैं, तो अगर समरी देखें तो श्री अरविंद घोष जी है, इनका कोर फिलॉसफी क्या है, तो ये क्या है, स्पिरिचुअल नेशनलिज्म की बात करते हैं, पैसिव रेजिस्टेंस की बात करते हैं, एंड सुपर माइंड की बात करते हैं। अज्ञानता से हमें क्या होना है, सुपर माइंड का विकास करना है। तो इसका की मूवमेंट क्या है, सोसाइटीज, तो यहाँ पे लंदन मौजलिस, ठीक है। उसके बाद ऑरोविले जो कि मोस्ट फेमस है, अलीपुर ग्रुप, उसके बाद श्री अरविंदो आश्रम 1926। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ऑरोविले किससे संबंधित है, तो वो श्री अरविंद घोष जी से संबंधित है। तो यहाँ पे उनकी बुक है द लाइफ डिवाइन सावित्री न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड। तो ये उनकी फेमस बुक है जो बार बार PYQ में आता है। उसके बाद पेरियार EV रामास्वामी, तो यहाँ पे रैशनलिज्म, एंटी कास्ट, सेल्फ रेस्पेक्ट, एंटी ब्राह्मणिज्म की बात करते हैं। कौन, पेरियार, कि वो तर्कवादी है, एंटी कास्ट को क्या करते हैं, उन्हें रिजेक्ट करते हैं, सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्मसम्मान की बात करते हैं, और एंटी ब्राह्मणिज्म की ब्राह्मणों का प्रभुत्व को क्या करना है, रिजेक्ट करता है उसे भी। तो उनकी जो की मूवमेंट है उसमें वाइकॉम सत्याग्रह जो कि 1924 में हुआ था, उसके बाद सेल्फ रेस्पेक्ट आंदोलन, आत्मसम्मान आंदोलन जो कि 1925 में हुआ था, उसके बाद DK द्रविड़ कड़गम, ये 1944 में बनाया था, ठीक है। उसके बाद उनकी फेमस जनरल में कुडियाट्सू रिवॉल्ट आता है, और फेमस बुक है वाई वेर वुमेन इंस्लेव्ड, ठीक है। तो ये उनकी बुक है। उसके बाद में मोहम्मद इकबाल की बात करें तो उन्होंने थ्योरी ऑफ गुड खुद ही दी है, सेल्फहुड एंड पैन नेशनलिज्म एंड एंटी कैपिटलिज्म। ये कैपिटलिस्ट की क्या करते हैं, कैपिटलिस्ट को रिजेक्ट करते हैं, कैपिटलिज्म के विरोध करते हैं। इनका जो मुस्लिम लीग इलाहाबाद सेशन 1930 के क्या थे, ये प्रेसिडेंट अध्यक्षता किए थे। और इनकी वर्क में क्या है, असरार ए खुदी, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम। तो ये जो है मेजर वो है जिसे आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो अब हम MN रॉय को देखते हैं, ठीक है। तो MN रॉय, इनका जो नाम है वो नरेंद्रनाथ भट्टाचार्य था, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या फाउंड किया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI इन ताशकंद में 1920 में उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। कब, 1920 में ताशकंद में। और किससे इन्फ्लुएंस थे, ये मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी से इन्फ्लुएंस थे 1917 के। उसके बाद इवैल्यूएशन ऑफ पॉलिटिकल थॉट इन 3 स्टेजेस। इनके भी जो राजनीतिक विचार है उनका 3 स्टेज है। पहले में वो नेशनलिस्ट फेज है, उसके बाद मार्क्सिस्ट फेज एंड रेडिकल ह्यूमैनिस्ट। तो न्यू फेमिनिज्म फेज आया उसके बाद, ठीक है। तो उसके बाद पार्टीलेस डेमोक्रेसी, दल विहीन लोकतंत्र की बात की, और वैनगार्ड इंडिपेंडेंट इंडिया की बात भी की। तो हम देखते हैं उनकी मेजर बुक्स कौन कौन सी है, ठीक है। तो 1922 में उन्होंने क्या लिखा, इंडिया इन ट्रांजिशन, ये बुक लिखा है। इसमें क्या है कि मार्क्सिस्ट एनालिसिस ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड सोसाइटी। तो ये भारत के सामाजिक आर्थिक परिदृश्य का किस तरीके से विश्लेषण किए, मार्क्सवादी विश्लेषण किए। उसके बाद 1923 में क्या हुआ, 1 ईयर ऑफ नॉन कोऑपरेशन। तो क्रिटिक ऑफ गांधीज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो 1 ईयर ऑफ नॉन कोऑपरेशन 1922 में इन्होंने क्या किया, गांधी जी का क्रिटिसाइज किया, कि क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि 1 साल में क्या हो जाएगा, 1 साल में
हम नॉन कोऑपरेशन के थ्रू एक साल में आज़ादी वाला एक स्टेटमेंट दिए थे। इसी का उन्होंने क्या किया, एम.एन. रॉय ने यहाँ पे क्रिटिसाइज किया है। उसके बाद 1940 में क्या हुआ, मटेरियलिज्म एंड आउटलाइन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ साइंटिफिक थॉट। तो यहाँ पे फिलोसफिकल बैकिंग फॉर साइंटिफिक मटेरियलिज्म की बात करते हैं। फिर 1945 में द प्रॉब्लम ऑफ फ्रीडम एंड न्यू ह्यूमैनिज्म अ मैनिफेस्टो 1947 में लिखा। तो यहाँ पे लेस फाउंडेशन फॉर रेडिकल ह्यूमैनिज्म एंड रिजेक्शन ऑफ पार्टी पॉलिसीज। तो यहाँ पे क्या हुआ कि उन्होंने रेडिकल ह्यूमैनिज्म का एक फाउंडेशन रखा और क्या रिजेक्ट किया, एक पार्टी पॉलिटिक्स को इन्होंने रिजेक्ट किया कि जो दल विहीन राजनीति होना चाहिए। उसके बाद 1952 में उन्होंने रीजन, रोमांटिसिज्म एंड रेवोल्यूशन की बात की। तो यहाँ पे फाइनल सिंथेसिस ऑफ हिज पॉलिटिकल एंड ह्यूमनिस्टिक फिलॉसफी की बात करते हैं। तो यहाँ पे इंडियन ट्रांजिशन को याद कर सकते हो, ये ठीक है। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद हम देखें कि रेडिकल ह्यूमैनिज्म एंड न्यू ह्यूमैनिज्म क्या है। ये नव मानववाद, ये कॉन्सेप्ट है वो आता है बार बार कि ये नव मानववाद, रेडिकल ह्यूमैनिज्म, न्यू ह्यूमैनिज्म किसने दिया। तो आपको ध्यान रखना है कि ये एम.एन. रॉय ने दिया है। तो यहाँ पे हिंदी में देखें तो रॉय ने क्या कहा कि एम.एन. रॉय जी ने कि मार्क्सवाद और उदारवाद दोनों की सीमाओं को उन्होंने खारिज किया और उन्होंने कहा कि मनुष्य ही सभी वस्तुओं का मानदंड है। मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स। समाज और राज्य का उद्देश्य व्यक्ति की स्वतंत्रता, विवेक और नैतिकता की रक्षा करना है। तो रॉय रिजेक्टेड बोथ मार्क्सिज्म एंड लिबरलिज्म। ही एडवोकेटेड दैट इंडिविजुअल फ्रीडम, रैशनैलिटी एंड मोरालिटी आर paramount. Freedom is not defined by class but by human consciousness. तो ये बहुत सही बात है कि यहाँ पे जो है उन्होंने क्या रिजेक्ट किया कि मार्क्सवाद और उदारवाद दोनों को उन्होंने नहीं माना, ठीक है। और क्या माना कि मनुष्य ही क्या है, सभी वस्तुओं का मानदंड है। तो इन्होंने मनुष्य को क्या मान लिया, ये यही सर्वोच्च है कि मैन इज द मेजर ऑफ ऑल गुड थिंग्स। और उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि समाज और राज्य का उद्देश्य क्या होना चाहिए, व्यक्ति की स्वतंत्रता, विवेक और नैतिकता की क्या करना, रक्षा करना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसका मतलब होता है, ये इसका मीनिंग है, ठीक है। तो ये बहुत ब्यूटीफुल है, आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद राय क्या है कि राजनीतिक दलों को सत्ता का भूखा और लोकतंत्र का शोषक मानते थे। तो राय क्या बोल रहे हैं कि ये जो राजनीतिक दल है वो क्या है कि ये सत्ता के लिए भूखे हैं और लोकतंत्र का शोषक मानते हैं। तो इसीलिए उन्होंने विकेंद्रीकृत प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जो डिसेंट्रलाइज्ड डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, उसकी बात की है, जहाँ शक्ति क्या है, जन समितियों, पीपल्स कमिटी में है, ना कि किसी राजनीतिक दल के ऊपर, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि उन्होंने किसने दल विहीन लोकतंत्र की बात की। तो आपको ध्यान रखना है कि एम.एन. रॉय ने की। और ये याद रखना है कि डिसेंट्रलाइज्ड डायरेक्ट डेमोक्रेसी की किसने सिफारिश की है। तो अगेन ये एम.एन. रॉय हो जाएंगे। तो पावर कहाँ होना चाहिए, पीपल्स कमिटी में होना चाहिए, ना कि किसी राजनीतिक दल में, क्योंकि ये क्या होते हैं, सत्ता के लिए भूखे होते हैं और लोकतंत्र का शोषक मानते हैं। उसके बाद तो अगर एग्जाम्पल ले कि सोचिए यदि एक क्लास में मॉनिटर का चुनाव राजनीतिक दलों के आधार पर ना होकर सभी छात्र मिलकर किसी ग्रुप बाजी के केवल योग्यता और विवेक के आधार पर निर्णय ले। मतलब उन्होंने योग्यता और विवेक को क्या माना, आधार माना। और यही एम.एन. रॉय का दल विहीन लोकतंत्र है। तो यहाँ पे योग्यता और विवेक जो है आधार है, जिसके अकॉर्डिंग क्या करना है, हमें अपने क्लास मॉनिटर का चयन करना है, इस तरीके से। उसके बाद हम डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी को देखें तो इनका देखो PYQ का पूरा क्वेश्चन कि उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा, ठीक है, बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 में उन्होंने दिया है। उसके बाद इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936, उसके बाद शेड्यूल कास्ट फेडरेशन 1942। तो ये सब जो है ये किसका स्थापना किसने किया, इस तरीके से आता है। और इससे भी इम्पोर्टेंट ये मैच ऑफ द फॉलोइंग में बहुत ज़्यादा आता है। उसके बाद अगर देखिए मूक नायक, ठीक है, उनका जनरल है मूक नायक, बहिष्कृत भारत, समता एंड जनता। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ कास्ट डिस्क्राइब कास्ट एज ग्रेजुएटेड इनइक्वालिटी, क्रमिक असमानता एंड डिविजन ऑफ लेबर्स नॉट जस्ट डिविजन ऑफ लेबर। उसके बाद महार सत्याग्रह उन्होंने चलाया था 1927 में फॉर पब्लिक टैंक वाटर एक्सेस एंड बर्निंग
बर्निंग ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट मनुस्मृति 1927, कन्वर्शन ऑफ बुद्धिज्म इन नागपुर 15 अक्टूबर 1956 में। तो आपको ये ध्यान रखना है, उनका मेन कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अगर मेजर बुक्स की बात करें तो 1916 में उनका क्या आया था, कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। तो उन्होंने क्या किया था कि फर्स्ट एकेडमिक पेपर ऑन एंडोगमी एंड कास्ट सिस्टम, तो उन्होंने इस तरीके से बात कही थी। तो ये बुक आपको ध्यान रखना है कि कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। उसके बाद 1923 में क्या है, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ऑरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। तो इन्होंने डॉक्टोरल थीसिस, इन्फ्लुएंस द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द रिवर्स बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद 1936 में एनहिलेशन ऑफ कास्ट आया, जिसमें अनडिलीवर्ड स्पीच क्रिटिसाइजिंग हिंदू ऑर्थोडॉक्सी एंड कास्ट सिस्टम को क्या किया था, उन्होंने क्रिटिसाइज किया था। फिर 1946 में हु वर द शूद्रास, द अनटचेबल्स। 1948 में हिस्टोरिकल ओरिजिन ऑफ लोअर कास्ट एंड अनटचेबिलिटी। एंड 1957 द बुद्धा एंड हिज धम्मा, तो पब्लिश्ड posthumously and interpretation of नवयान बुद्धिज्म। तो नवयान बुद्धिज्म भी आता है कि किसने दिया। तो आपको देखो अंबेडकर जी की पूरी बुक आपको पता होना चाहिए, बिकॉज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद उनकी कॉन्सेप्ट देखें तो वो क्या बोलते हैं कि अंबेडकर के अकॉर्डिंग राजनीतिक लोकतंत्र एक व्यक्ति एक वोट तक क्या है, अधूरा है, जब तक कि क्या ना हो जाए, जब तक कि उन्हें सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र ना मिल जाए, एक व्यक्ति एक मूल्य स्थापित ना हो जाए। उन्होंने संवैधानिक नैतिकता, कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी की बात कही है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि लोकतंत्र सिर्फ एक व्यक्ति एक वोट से अधूरा है, इसमें क्या होना चाहिए, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र होना चाहिए, कि एक व्यक्ति एक मूल्य होना चाहिए। और यहाँ पे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी की बात की। उसके बाद अंबेडकर ने मार्क्सवादी वर्ग संघर्ष और हिंसा को क्या किया, खारिज किया, और बुद्ध के जो अहिंसा, नैतिकता और स्वाधीनता के मार्ग को चुना। इसे हम नवयान बुद्धिज्म भी कहते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है नवयान बुद्धिज्म क्या है। तो ये अंबेडकर ने दिया है, ठीक है। इसके बाद अगेन हम देखते हैं कि क्रमिक असमानता का अर्थ क्या है। तो पिरामिड की तरह सीढ़ियाँ बनाना, पिरामिड की तरह क्या बनाना है, सीढ़ियाँ, जहाँ ऊपर वाले नीचे वाले का शोषण करता है लेकिन अपने से ऊपर वाले का सम्मान करता है। इसी व्यवस्था को नष्ट करने के लिए अंबेडकर ने क्या किया, एनहिलेशन ऑफ कास्ट का नारा दिया था। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये क्रमिक असमानता क्या है। तो आपको ग्रेजुएटेड इनइक्वालिटी क्या है, तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे ये पिरामिड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जहाँ ऊपर वाले नीचे वाले का शोषण करता है, ये जो ऊपर में लोग रहते हैं, जो अमीर है या कुछ भी अपर कास्ट के लोग हैं, ये नीचे वालों का क्या करते हैं, शोषण करते हैं। लेकिन ये क्या करेंगे, यहाँ पे अगर कोई ये नीचे वाले का शोषण करेगा लेकिन ऊपर वाले का क्या करेगा, सम्मान करेगा, ठीक है। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया था, एनहिलेशन ऑफ कास्ट, मतलब कास्ट को खत्म करो का उन्होंने बात कही थी, ठीक है। तो इस तरीके से उनका ग्रेजुएटेड इनइक्वालिटी के कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें वी.डी. सावरकर जी को, तो यहाँ पे उनका फाउंडेड सीक्रेट रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन मित्र मेला 1899 में आया था, विच बिकम अभिनव भारत सोसाइटी इन नासिक, जो कि 1904 में आया था। उसके बाद एसोसिएटेड विथ फ्री इंडिया सोसाइटी इन लंदन इंडिया हाउस एंड सेंटेंस्ड टू 50 years कालापानी इन अंडमान। तो उनको क्या हुआ था, एसोसिएटेड ऑफ फ्री इंडिया सोसाइटी से वो एसोसिएटेड थे, जो इंडिया हाउस था, ठीक है। उसके बाद की डेफिनेशन ऑफ हिंदू फादरलैंड, पितृभू, ठीक है, फादरलैंड एंड पुण्याभू, होली लैंड। उसके बाद सर्व्ड एज प्रेसिडेंट ऑफ हिंदू महासभा 1937 से 43। तो ये उनका क्या है, ये मित्र मेला आता है, बार बार अभिनव सोसाइटी से आता है क्वेश्चन। ये जो है फ्री इंडिया सोसाइटी, जिसमें के क्या थे, वो एसोसिएटेड थे, जुड़े हुए थे। और उनका की डेफिनेशन ऑफ हिंदू की पितृभू एंड पुण्यभू। तो आपको ध्यान रखना है पितृभू और पुण्यभू किससे संबंधित है, तो ये वी.डी. सावरकर जी से, जिसमें पितृभू क्या है, फादरलैंड है, एंड पुण्यभू क्या है, एक होली लैंड है। उसके बाद हिंदू महासभा में उन्होंने प्रेसिडेंट सर्व्ड एज प्रेसिडेंट, एक अध्यक्षता भी किया था उन्होंने।
अब उनकी मेजर बुक्स देखें तो 1909 में द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस दिया, जो कि 1857, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा कि फर्स्ट टू कॉल 1857 रिवॉल्व द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस रादर देन अ मेयर सिपॉय म्यूटनी। तो यहाँ पे वो क्या बोलते हैं कि जो 1857 में जो युद्ध हुआ था उससे उन्होंने फर्स्ट स्वतंत्रता संग्राम कहा, ना कि सिर्फ एक सैनिक विद्रोह। तो ये जो बुक है वो बहुत आता है कि द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये क्या है, फर्स्ट टू कॉल 1857 रिवॉल्व द फर्स्ट वॉर टू इंडियन इंडिपेंडेंस। तो ये कब आया था, 1909 में आया था। उसके बाद 1923 हिंदुत्व, हु इज हिंदू, तो ऑर्थर अंडर pseudonymism, a Maratha in Ratnagiri jail, formulated the basic of cultural nationalism। उसके बाद 1925 में हिंदू पद पादशाही, एनालिसिस ऑफ मराठा एम्पायर एंड पॉलिटिकल इमांसिपेशन। 1984 में उन्होंने माई ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ, तो ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट ऑफ सेल्यूलर जेल अंडमान में उन्होंने लिखा है। तो यहाँ पे ये दोनों बुक्स आता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर देखिए हिंदुत्व की अवधारणा, तो कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदुत्व, तो यहाँ पे सावरकर के अकॉर्डिंग हिंदुत्व केवल क्या है, रिलीजन नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक व्यापक सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पहचान है, कल्चरल एंड नेशनल आइडेंटिटी है कि हिंदू वह है जो भारत को अपनी पितृभू और पुण्यभू दोनों मानता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदुत्व है वो उनके अकॉर्डिंग क्या है कि हिंदू सिर्फ एक रिलीजन नहीं, बल्कि ये क्या है, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पहचान है। तो हिंदू को, भारत को अपनी पितृभू और पुण्यभू उन्होंने माना। उसके बाद अगर देखें कि नेट परीक्षा, सावरकर के अकॉर्डिंग किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है तो वो पितृभू, लेकिन उसका पवित्र तीर्थ स्थल विदेश में है जैसे मक्का या यरूशलेम, तो वह हिंदुत्व के सांस्कृतिक मानदंड में पूर्णतः शामिल नहीं माना जाता। तो अगर हम देखिए यहाँ पे समरी सभी का, तो एम.एन. रॉय क्या बात करते हैं, रेडिकल ह्यूमैनिज्म की बात करते हैं, न्यू ह्यूमैनिज्म, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। उसके बाद उनकी न्यूज़पेपर ये जनरल क्या है, वैनगार्ड, इंडिपेंडेंट, इंडिया, ठीक है। उसके बाद क्रूशियल एग्जाम कीवर्ड क्या है कि उन्होंने पार्टीलेस डेमोक्रेसी की बात की, दल विहीन लोकतंत्र की बात की। उसके बाद साइंटिफिक मटेरियलिज्म की बात की एंड पीपल्स कमेटी की बात की। पीपल्स कमेटी मतलब पावर पीपल कमेटी के पास होना चाहिए, किसी पार्टी के पास नहीं। उसके बाद डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, इन्होंने सोशल डेमोक्रेसी एंड एंटी कास्ट थे। इनकी बुक, इनकी जो न्यूज़पेपर या जनरल है उसमें मूक नायक, बहिष्कृत भारत है। एंड उन्होंने ग्रेजुएटेड इनइक्वालिटी की बात की, एनहिलेशन ऑफ कास्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, मोरालिटी की उन्होंने बात की। उसके बाद वी.डी. सावरकर ये कल्चरल नेशनलिज्म की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, जहाँ पे पितृभू एंड पुण्यभू और अभिनव भारत 1850। उसके बाद उन्हें पितृभू एंड पुण्यभू एंड अभिनव भारत। उसके बाद 1857 का फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो ये उनकी मेजर वो है। उसके बाद अगर हम जवाहरलाल नेहरू जी को देखें तो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू 1889 और से कब तक थे, 1964 तक थे, ठीक है। तो इनका जन्म जो है वो 14 नवंबर से 14 नवंबर 1889 कब कहाँ हुआ था, प्रयागराज इलाहाबाद में हुआ था। उसके बाद कांग्रेस में वो 1912 में जुड़े, बांकीपुर पटना अधिवेशन में प्रथम बार वो शामिल हुए थे। 1919 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में सक्रिय जुड़ाव हुआ, ठीक है। जुड़े 12 में थे लेकिन सक्रिय रूप से काम 1919 से किए, ठीक है। तो ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन 1929 जिसमें नेहरू जी अध्यक्ष बने तथा पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस का प्रस्ताव पारित किया था, ठीक है। तो ये ऐतिहासिक क्या है, ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन। उसके बाद संविधान सभा 1946 में संघीय शक्ति समिति, यूनियन पावर्स कमेटी तथा संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष रहे। तो चेयरमैन ऑफ यूनियन पावर्स कमेटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी इन कॉन्स्टिट्यूंसी असेंबली। तो और फिर उसके बाद प्रथम प्रधानमंत्री, ये स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री तथा गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम के क्या है, संस्थापक थे, सह संस्थापक।
तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया एंड को फाउंडर ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इनकी बुक्स देखते हैं। लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर। तो 1923 में ये क्या हुआ, प्रकाशन हुआ। अपनी पुत्री इंदिरा गांधी जी को लिखे गए 31 पत्रों का संग्रह था। तो आपको ये ध्यान में रखना है कितने पत्रों का संग्रह था, 31, ठीक है, 31 लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर। उसके बाद ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री 1934 में लिखे। जेल से लिखा गया विश्व इतिहास का विस्तृत अवलोकन। उसके बाद टूवर्ड्स फ्रीडम एंड ऑटोबायोग्राफी। तो 1936 में लिखे नेहरू जी की प्रसिद्ध आत्मकथा अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। इसमें समकालीन नेताओं के साथ पत्राचार का संग्रह। उसके बाद द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, वेरी फेमस। 1946 में उन्होंने अहमदनगर किला जेल में लिखी भारत की सांस्कृतिक व ऐतिहासिक खोज। इंडिया एंड द वर्ल्ड 1936 में नेहरू के अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण पर आधारित लेख था, ठीक है। उसके बाद अगर देखें तो आप इसे इस तरीके से याद रख सकते हो, LGTD। तो L क्या हो जाएगा, लेटर्स कंसर्निंग इंडिया, लेटर्स का जो 31 लेटर को वो इंदिरा गांधी को देते थे, ठीक है। तो फादर्स टू डॉटर। इसके बाद ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया 1934 में एंड टूवर्ड्स फ्रीडम, ठीक है, टूवर्ड्स फ्रीडम 1936। इसके बाद डिस्कवरी 1946, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये बुक्स को, क्योंकि आता है। उसके बाद अगर हम देखें वैज्ञानिक मानववाद, तो साइंटिफिक ह्यूमनिज्म की बात करते हैं कि नेहरू जी ने धर्म और अंधविश्वास का विरोध करते हुए विज्ञान को मानव कल्याण का साधन माना। उन्होंने धर्म के वैज्ञानिक पहलू को गांधी जी के आत्मवाद से मिलाया। उनका मानना है कि विज्ञान मानव को स्वतंत्र और तर्कशील बनाता है। उसके बाद उनकी सिक्युलरिज्म, सर्वधर्म संभाव, धर्मनिरपेक्षता से क्वेश्चन आया हुआ है कि नेहरू जी का मानते हैं कि राज्य को कोई अपना धर्म नहीं होगा। वे कट्टरता और संकीर्णता के सख्त विरोधी थे। उन्होंने भारत जैसे बहुसांस्कृतिक देश में अल्पसंख्यक सुरक्षा और सर्वधर्म संभाव का समर्थन करते थे, ठीक है, सिक्युलरिज्म का सपोर्ट करते थे। उसके बाद डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, लोकतांत्रिक समाजवाद को उन्होंने अपनाया कि 1955 के आवड़ी अधिवेशन में कांग्रेस ने नेहरू जी के नेतृत्व में समाजवादी ढांचे, जो सोशलिज्म पैटर्न ऑफ सोसाइटी का संकल्प लिया। इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी, सार्वजनिक क्षेत्र, पब्लिक सेक्टर की प्रधानता और पंचवर्षीय योजना शामिल थे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बात नेहरू जी करते थे, ठीक है। उसके बाद हम अंतर्राष्ट्रीयता एवं गुटनिरपेक्षता। तो नेहरू जी भारत के विदेश नीति के मुख्य शिल्पकार थे। उन्होंने राष्ट्रवाद को संकीर्ण नहीं होने दिया और विश्व बंधुत्व, वर्ल्ड ऑर्डर की बात की थी, ठीक है। फिर 1954 में चीन के साथ पंचशील सिद्धांत का प्रतिपादित किया था। शीत युद्ध के दौर में अमेरिका व सोवियत संघ दोनों गुट से अलग रहने का निर्णय लिया, जिसे हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन कहते हैं, नैम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे PYQ क्वेश्चन देखें कि गांधी जी कुटीर उद्योग, ग्राम स्वराज, विकेंद्रीकरण, आध्यात्मिकरण और अहिंसा पर क्या करते थे, बल देते थे। लेकिन नेहरू जी क्या बोलते थे, ये हैवी इंडस्ट्रीज की बात करते थे कि हैवी इंडस्ट्रीज क्या है, आधुनिक भारत का मंदिर है। राज्य द्वारा संचालित समाजवाद, वैज्ञानिक दृष्टिवाद और पश्चिमी संसदीय लोकतंत्र के समर्थक थे। तो आपको ये ध्यान रखना है, विकेंद्रीकरण, ठीक है। तो उसके बाद हम देखें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी को। तो यहाँ पे उनका लाइफ एंड ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं कि जन्म कब हुआ था, 23 मार्च 1910 को हुआ था, 23 मार्च 1910, ठीक है, यूपी में। उसके बाद इन्होंने क्या किया था, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी 1934 में। उसके बाद लोहिया जी जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव के साथ CSP के संस्थापक सदस्यों में शामिल हुए थे, ठीक है। CSP के पत्र जो है वो कांग्रेस सोशलिस्ट के संपादक भी रहे। उसके बाद प्रजा सोशलिस्ट पार्टी एंड सोशलिस्ट पार्टी 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में शामिल हुए थे और बाद में 1955 में अपनी अलग सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था।
तथा मैनकाइंड जन पत्रिका का संपादन किया। उसके बाद गैर कांग्रेसवाद की 1960 के दशक में कांग्रेस के वर्चस्व को तोड़ने के लिए गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया 1960 के दशक में, जिसमें 1967 में विभिन्न राज्यों में संयुक्त विधायक दल एसवीडी की सरकारें बनी। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की और उसके बाद प्रजा सोशलिस्ट एंड सोशलिस्ट पार्टी, तो सोशलिस्ट पार्टी एंड मैनकाइंड जनरल्स। ठीक है, उसके बाद गैर कांग्रेसवादी की 1960 के दशक में उन्होंने क्या किया, जो कांग्रेस का वर्चस्व था उसे तोड़ना था, खत्म करना था, तो इसीलिए उन्होंने 1960 के दशक से गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया था। और इसी कारण से जो 1967 में क्या हुई, पहली बार कुछ राज्यों में क्या हुआ था, कांग्रेस से अलग अदर दलों का सरकार बनी थी। ठीक है, तो इस तरीके। ठीक है, इसके बाद अगर फेमस बुक देखें तो एस्पेक्ट ऑफ सोशलिस्ट पार्टी 1952, एस्पेक्ट्स ऑफ सोशलिस्ट पार्टी उनकी बुक है। तो इसमें क्या है कि भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल समाजवाद का मॉडल। उसके बाद इक्विडिस्टेंट थ्योरी, समदूरस्थ सिद्धांत दिया कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट दोनों से क्या होना है, समान दूरी बनाए रखने का सिद्धांत। उसके बाद व्हील ऑफ हिस्ट्री, इतिहास चक्र इंपॉर्टेंट है, 1955 में दिया कि इतिहास की चक्रीय व्याख्या, गतिशीलता एवं गतिहीनता, मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म अगेन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे मार्क्सवाद और गांधीवाद का समन्वय और आलोचना दोनों किए थे। ठीक है, 1963 में आता है। फिर फ्रेगमेंट्स ऑफ वर्ल्ड माइंड 1949 में विश्व नागरिकता और वैश्विक चिंतन की बात। फिर गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन 1960 में कि भारत विभाजन के जिम्मेदार कारण और नेताओं का विश्लेषण किया। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आपके लिए 3 बुक इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, 4 बुक की व्हील ऑफ हिस्ट्री जो कि 1955 में उन्होंने दिया था, मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म 1963 में, फ्रेगमेंट्स ऑफ वर्ल्ड माइंड 1949 में एंड गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन 1960 में। उसके बाद हम कोर कॉन्सेप्ट देखें, लोहिया के प्रमुख विचार। तो यहाँ पे सप्त क्रांति का उन्होंने सिद्धांत दिया है। तो अगेन ये आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, थ्योरी ऑफ 7 रेवोल्यूशन, सप्त क्रांति। ठीक है, उसके बाद लोहिया जी का मानते थे कि समाज में क्या आमूलचूल परिवर्तन लाने के लिए 7 क्रांतिकारियों की आवश्यकता है, जिसमें जेंडर इक्वालिटी होना चाहिए, अबॉलिशन ऑफ रेशियल इनइक्वालिटी होना चाहिए, अबॉलिशन ऑफ कास्ट सिस्टम। तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, सप्त क्रांति की बात कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें आमूलचूल परिवर्तन लाने के लिए हमें क्या है, 7 क्रांतियों की आवश्यकता है। ठीक है, जिसमें पहला क्या है, स्त्री पुरुष समानता हेतु क्रांति। तो हमें अगर स्त्री पुरुष की समानता चाहिए, इसके लिए हमें क्या करना होगा, क्रांति करना होगा। तो ये क्या हो जाएगा, जेंडर इक्वालिटी। उसके बाद सेकंड क्या है, सेकंड हमारा रंग भेद, त्वचा के रंग पर आधारित असमानता के विरुद्ध क्रांति, तो अबॉलिशन ऑफ रेशियल इनइक्वालिटी। तो अगर हमें त्वचा जो रंग भेद होता है उसमें समानता चाहिए, तो इसके लिए हमें क्या करना है, क्रांति। इसके बाद थर्ड है कि जन्म एवं जाति आधारित असमानता की समाप्ति, मतलब जाति भेद उन्मूलन के लिए भी हमें क्या करना है, इसके लिए क्रांति करना पड़ेगा। तो अबॉलिशन ऑफ कास्ट सिस्टम। एंड फोर्थ है विदेशी प्रभाव की समाप्ति एवं राष्ट्रीय स्वतंत्रता, विश्व सरकार। तो एंटी इंपीरियलिज्म एंड वर्ल्ड गवर्नमेंट की बात करते हैं। फिर आता है फिफ्थ, ठीक है, जिसमें हम आर्थिक समानता के विषमता के अंत व निजी संपत्ति की सीमा तय करने हेतु क्या करेंगे, क्रांति करेंगे। तो ये इकोनॉमिक इक्वालिटी। उसके बाद व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा हेतु निजी जीवन में अन्याय के खिलाफ, तो प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल प्राइवेसी एंड राइट्स की बात करते हैं। फिर 7 है अस्त्र शस्त्र के खिलाफ सत्याग्रह के लिए क्रांति, तो सिविल डिसओबीडियंस, सत्याग्रह अगेंस्ट वेपन्स। तो आपको ये सप्त क्रांति को ध्यान में रखना है कि ये सप्त क्रांति क्या है। पहला है कि हमें जेंडर इक्वालिटी के लिए क्या करना है, क्रांति करना पड़ेगा। सेकेंड है रेशियल इनइक्वालिटी के लिए क्रांति, अबॉलिशन ऑफ कास्ट सिस्टम, एंटी इंपीरियलिज्म एंड वर्ल्ड गवर्नमेंट की बात करते हैं। उसके बाद इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात करते हैं। फिर प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल प्राइवेसी ऑफ राइट्स, तो इसके लिए क्या करना है, यहाँ क्रांति करना है। फिर सिविल डिसओबीडियंस, सत्याग्रह अगेंस्ट वेपन्स के लिए। ठीक है, तो ये सप्त क्रांति किससे संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना है, ये राम मनोहर
लोहिया से संबंधित है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, आता है। ठीक है, बार बार। तो अब हम देखें चौखंबा राज्य पीला स्टेट। ठीक है, तो लोहिया जी ने सत्ता की पूर्ण विकेंद्रीकरण के लिए क्या बोलते हैं कि चौखंबा राज्य की अवधारणा दी। ठीक है, यहाँ पे पावर का क्या करना है, डिसेंट्रलाइजेशन करना है। तो इसमें शासन के 4 स्तर पिलर्स है जो नीचे से ऊपर, बॉटम से टॉप शक्ति प्राप्त करते हैं। तो फर्स्ट है गांव, सेकंड है विलेज डिस्ट्रिक्ट एंड थर्ड है प्रांत स्टेट एंड सेंटर। ठीक है, तो लोहिया जी ने बाद में इसमें विश्व सरकार वर्ल्ड गवर्नमेंट की भी बात की, जो कि 5वें स्तंभ के रूप में जोड़ने की बात की। तो आपको ध्यान रखना है कि ये चौखंबा राजनीति या चौखंबा राज्य 4 पिलर स्टेट क्या है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये राम मनोहर लोहिया जी का है। क्यों आया है, ताकि पावर जो है वो डिसेंट्रलाइज हो। ठीक है, तो पहले वो गांव की बात करते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड सेंटर। ठीक है, तो इसके बाद हम देखें फिर कॉन्सेप्ट ऑफ विल ऑफ हिस्ट्री, तो इतिहास चक्र की संकल्पना। तो उसमें क्या बोलते हैं कि मार्क्स की भौतिकवादी इतिहास चक्र और हीगल के द्वंद्ववाद को उन्होंने क्या किया, खंडन किया। ठीक है, और कहा कि इतिहास एक पहिए की तरह घूमता है, समाज में 2 चक्र चलते हैं, एक गतिशीलता डायनामिक फोर्स और दूसरा है गतिहीनता कंजर्वेटिव फोर्स। तो जाति गतिहीनता का क्या है, प्रतीक है, और वर्ग क्लास जो है वो गतिशीलता का प्रतीक है। तो जब वर्ग कठोर हो जाता है तो वह क्या हो जाता है, जाति बन जाता है। तो इस तरीके से उन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ व्हील ऑफ चेयर दिए हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखें कि न्यू सोशलिज्म एंड फेमस स्लोगन्स। तो यहाँ पे नवीन समाजवाद, न्यू सोशलिज्म। तो लोहिया ने क्या कहा कि लोहिया ने कहा कि समाजवाद को मार्क्सवाद और पश्चिमी पूंजीवादी दोनों की नकल नहीं करनी चाहिए। इसमें 6 घटक है, समानता, विकेंद्रीकरण, न्यूनतम जीवन स्तर, अहिंसा, मानवाधिकार, तकनीक का सीमित प्रयोग। ठीक है, उसके बाद उनका नारा है कि रोटी कपड़ा मकान, नहीं तो होगा जेल और काम, वोट फावड़ा और जेल। ठीक है, स्टेट वोट एंड जेल। तो रोटी कपड़ा और मकान, नहीं तो होगा जेल और काम। ठीक है, वोट फावड़ा और जेल। तो आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। उनका पहले ये जो नवीन सोशलिज्म है उसका 6 घटक जो है वो ध्यान रखना है। ठीक है, कि लोहिया ने कहा कि समाजवाद और मार्क्सवाद, ठीक है, समाजवाद को मार्क्सवाद और पश्चिमी पूंजीवाद दोनों की नकल नहीं करनी है, नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, समानता चाहिए, विकेंद्रीकरण डिसेंट्रलाइजेशन चाहिए पावर का। उसके बाद एक जीवन न्यूनतम स्तर हो, अहिंसा होना चाहिए, मानवाधिकार एंड तकनीक का सीमित प्रयोग। उसके बाद नारा दिया है कि रोटी कपड़ा मकान, ये राम मनोहर लोहिया जी का है। सेकंड, वोट फावड़ा और जेल। ठीक है, उसके बाद दाम बांधो नीति, प्राइस फिक्सेशन पॉलिसी, तो आवश्यक वस्तु और खाद्यान्न के मूल्य तय करने की उन्होंने वकालत की। उसके बाद अंग्रेजी हटाओ आंदोलन, रिमूव इंग्लिश कैंपेन, भारतीय भाषाओं हिंदी व क्षेत्रीय भाषा को बढ़ावा देने की बात की। उसके बाद स्थायी सविनय अवज्ञा, परमानेंट सिविल डिसओबीडियंस, एक इसके लिए है अन्याय के खिलाफ निरंतर क्या करना है, शांतिपूर्ण संघर्ष करना है, ट्राटिस्की के परमानेंट रेवोल्यूशन से प्रभावित। तो ये सभी जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि दाम बांधो नीति, अंग्रेजी हटाओ आंदोलन, स्थायी सविनय अवज्ञा आंदोलन, और ये कोर्ट की रोटी कपड़ा मकान एंड वोट फावड़ा और जेल। ठीक है, उसके बाद कि 6 घटक नवीन समाजवाद का, तो न्यू सोशलिज्म। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पे तुलना करें जवाहरलाल नेहरू और राम मनोहर लोहिया का, तो समाजवाद का रूप अकॉर्डिंग टू नेहरू जी, तो ये क्या है कि ये राज्य संचालित है, भारी उद्योग का वो समर्थन करते थे, और योजना आयोग। ठीक है, तो ये डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बात करते थे। और लोहिया जी क्या बोलते हैं कि हमें विकेंद्रीकृत डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, किसका, पावर का। उसके बाद उन्होंने छोटे कुटीर उद्योग की बात की, जबकि नेहरू जी बोलते हैं कि भारी उद्योग होना चाहिए। उसके बाद चौखंबा राज एंड न्यू सोशलिज्म की बात की। उसके बाद भाषा नीति क्या है कि इन्होंने अंग्रेजी को जारी रखने का समर्थन, ताकि अंतर्राष्ट्रीय से हमें क्या हो, जुड़ाव बनी रहे। उसके बाद राम मनोहर लोहिया जी ने क्या कहा, अंग्रेजी हटाओ, मातृभाषा और हिंदी का उन्होंने समर्थन किया। उसके बाद जाति व आरक्षण, तो आर्थिक विकास से जाति क्या हो जाता है, स्वतः समाप्त हो जाता है, किसके अकॉर्डिंग, नेहरू जी के अकॉर्डिंग। लेकिन राम मनोहर लोहिया क्या मानते हैं कि पिछड़ों शोषितों को 60% आरक्षण व विशेष अवसर का सिद्धांत मिलनी चाहिए। उसके बाद चौखंबा राजनीति,
ये क्या है, नीचे से ऊपर की ओर सत्ता, ठीक है, ताकि पावर जो है वो डिसेंट्रलाइज तरीके से रहे कि एक के ऊपर ज़्यादा पावर ना हो, सत्ता का ढांचा। तो नेहरू जी मानते थे संसदीय लोकतंत्र व केंद्रीय नियंत्रण, और यहाँ पे चौखंबा आ जाएगा, ठीक है, चौखंबा। तो यहाँ पे हम PYQ देखिए फाइनल। तो सप्त क्रांति के 7 बिंदु को आपको क्या करना है, क्रम से याद रखना है। मैच द फॉलोइंग में आता है। उसके बाद लोहिया की कोटेशन कि जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती और सत्याग्रह के बिना समाजवाद बेप्राण है, ठीक है। उसके बाद नेहरू जी की बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री को क्रोनोलॉजी में अगेन याद करना है। इसके बाद जयप्रकाश नारायण जी का देखते हैं, ठीक है। जयप्रकाश नारायण 1902 से 1979 तक, नोन एज लोकनायक। तो जयप्रकाश नारायण को क्या बोलते थे, लोकनायक। तो ये इनका जो जन्म है वो कब हुआ था, सिताब दियारा, तो सरन बिहार में हुआ था, ठीक है, 11 अक्टूबर 1902। तो लेफ्ट एग्जाम इन 1921 ड्यूरिंग नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। उसके बाद को फाउंडेड द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी CSP in 1934 along with आचार्य नरेंद्र देव, मीनो मुसालमी एंड राम मनोहर लोहिया जी के साथ, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, इवन दो ये UPSC क्वेश्चन भी है। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में कौन कौन शामिल थे, ये 1934 में आया पहला, और दूसरा ये कि इसमें कौन कौन शामिल थे, तो आचार्य नरेंद्र देव, मीनू मसानी एंड राम मनोहर लोहिया जी, एंड फोर्थ कौन है, जयप्रकाश नारायण जी। उसके बाद फेमस द लीडिंग, इन्होंने कह दिया है संपूर्ण क्रांति, तो यह आपके लिए कीवर्ड हो जाएगा कि संपूर्ण क्रांति, टोटल रिवोल्यूशन की बात किसने की, तो ये जयप्रकाश नारायण जी ने की। उसके बाद इन्होंने क्या लॉन्च किया, 5 जून 1974 एट गांधी मैदान पटना अगेंस्ट इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। तो इन्होंने संपूर्ण क्रांति इंदिरा गांधी के खिलाफ में इन्होंने जारी किया था गांधी मैदान में, ठीक है। तो अगर हम इनकी बुक देखें, वाई सोशलिज्म इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1936 में इन्होंने दिया था। इसमें उन्होंने बताया कि मार्क्सिस्ट फेज ऑफ जयप्रकाश नारायण एंड डिफेंस ऑफ सोशलिज्म अडेप्टेड टू इंडिया। उसके बाद माई पिक्चर ऑफ सोशलिज्म 1946 में दिया, ट्रांजिशन फेज टूवर्ड्स डेमोक्रेटिक सोशलिज्म से सर्वोदय की ओर। उसके बाद अ प्ली फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी 1959 में एडवोकेटेड पार्टी फाइल्स, पार्टीलेस डेमोक्रेसी एंड पंचायती राज। तो अगेन इन्होंने क्या दिया है, पार्टीलेस डेमोक्रेसी, और ऐसी बात कौन करता है, MN रॉय जी ने भी कहा है पार्टीलेस डेमोक्रेसी की बात, कि दलविहीन लोकतंत्र होना चाहिए। उसके बाद इन्होंने और क्या कहा, पंचायती राज। तो ये जो जयप्रकाश नारायण जी है, उनका विचार कहीं ना कहीं गांधी जी से थोड़ा मिलता है, ठीक है, तो वो गांधी जी से प्रेरित थे। उसके बाद सोशलिज्म, सर्वोदय एंड डेमोक्रेसी, तो यहाँ पे सिंथेसिस ऑफ सर्वोदय विद डेमोक्रेटिक वैल्यूज की बात करते हैं 1964 में। फिर प्रिजन डायरी 1967, तो रिटन ड्यूरिंग इमरजेंसी डिटेंशन, रिफ्लेक्शन ऑन टोटल रेवोल्यूशन, ठीक है। तो उसके बाद टुवर्ड्स टोटल रेवोल्यूशन 1978, तो ये कॉम्प्रहेंसिव कंप्लीशन ऑफ 7 डायमेंशन ऑफ रेवोल्यूशन। तो इनकी बुक इंपॉर्टेंट है, वाई सोशलिज्म, अ प्ली फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, सोशलिज्म, सर्वोदय से आप जान जाओगे कि ये जयप्रकाश नारायण की बात कर रही। फिर यहाँ पे टुवर्ड्स टोटल रेवोल्यूशन, ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि 5 स्टेजेस ऑफ JP's थॉट, चिंतन के 5 चरण हैं। तो पहले चरण क्या है, मार्क्सिस्ट फेज, उसके बाद डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट फेज, लोकतांत्रिक समाजवाद, फिर थर्ड है गांधीयन सर्वोदय फेज, फिर उसके बाद भूदान एंड पार्टीलेस डेमोक्रेसी, भूदान एवं दलविहीन लोकतंत्र, एंड देन टोटल रेवोल्यूशन। तो यहाँ पे 5 फेज है, ठीक है। तो फर्स्ट फेज को देखते हैं, मार्क्सवाद से लोकतांत्रिक समाजवाद। तो पहले वो क्या थे, मार्क्सवादी थे, कट्टर थे, ठीक है, मार्क्सवाद के कट्टर अनुयायी थे। परंतु बाद में क्या हुआ कि रूसी तानाशाही और हिंसा के कारण उन्होंने मार्क्सवाद का विरोध किया। तो इन्होंने देखा कि जो रूस है वहाँ पे तानाशाही चल रही है और टोटलिटेरियन आ गया, वायलेंस हो रहा है, तो उन्होंने मार्क्सवाद का क्या किया कि उन्होंने
मार्क्सवाद का विरोध किया, ठीक है, रिजेक्ट किया उसे। उसके बाद उन्होंने क्या, लोकतांत्रिक समाजवाद की उपलब्धि जो है वो शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक साधन मौन क्रांति से ही संभव है। तो उन्होंने डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बात की। उसके बाद पूंजीवाद और औद्योगिक सभ्यता का विरोध किया क्योंकि यह मनुष्य को एक यंत्र बना देती है। तो अपोज कैपिटलिज्म एंड हैवी इंडस्ट्री सिविलाइजेशन फॉर टर्निंग ह्यूमंस इनटू मेयर मशीन्स, क्योंकि ये मनुष्य को क्या बना देता है, एक यंत्र बना देता है, रोज रोज वही काम। उसके बाद हम देखें कि कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल रेवोल्यूशन, तो उन्होंने संपूर्ण क्रांति की बात की। तो कौन किया संपूर्ण क्रांति, जेपी जयप्रकाश नारायण जी ने। तो आपको अगेन यहाँ पे याद रखना है कि टोटल रेवोल्यूशन की बात कौन की है। वहाँ पे हमने इसकी पहले की क्या देखा था, सप्त क्रांति देखे थे, ठीक है, 7 प्रकार की क्रांति कौन दिया था, लोहिया जी ने। यहाँ पे टोटल रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, संपूर्ण क्रांति की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसे किसने दिया, जेपी जयप्रकाश नारायण जी ने। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत सिमिलर है, ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। तो हम देखते हैं कि ये 7 क्रांति कौन कौन सी है। तो यहाँ पे पहली क्रांति सामाजिक कि समाज क्या होना चाहिए, जाति और वर्गहीन होना चाहिए, ठीक है, एक कास्टलेस एंड क्लासलेस सोसाइटी होना चाहिए। उसके बाद सेकेंड है इकोनॉमिक क्रांति, इकोनॉमिक रेवोल्यूशन की बात करते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन एंड स्वदेशी की बात करते हैं। उसके बाद पॉलिटिकल रेवोल्यूशन, राजनीतिक, तो यहाँ पे पार्टीलेस डेमोक्रेसी होना चाहिए। फिर कल्चरल रेवोल्यूशन, तो रिवाइवल ऑफ एथिकल वैल्यूज कि भारतीय मूल्यों का हमें पुनरुत्थान करना है। उसके बाद आइडियोलॉजिकल रेवोल्यूशन, फ्रीडम ऑफ थॉट, ठीक है, तो वैचारिक क्रांति करना है, क्यों, ताकि हमें फ्रीडम ऑफ थॉट, ठीक है। उसके बाद एजुकेशनल रेवोल्यूशन, जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन होना चाहिए। उसके बाद 7 क्या है, मॉरल स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन, तो इन्होंने इनर प्योरिटी की भी बात की। तो ये क्या है, 7 प्रकार का 7 संपूर्ण क्रांति है, जिसके 7 आयाम है, जिसमें देखो सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, कल्चरल आ गया। उसके बाद आइडियोलॉजिकल, उसके बाद एजुकेशनल एंड आध्यात्मिक, मॉरल। तो ये क्या है, हमारे जीवन के सभी क्षेत्र को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, संपूर्ण क्रांति, 7, जिसके 7 आयाम है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखें कि जेपी's टोटल रेवोल्यूशन वर्सेस मॉडर्न एंटी करप्शन मूवमेंट्स, तो जेपी आर्ग्यू दैट जस्ट changing the government raja is not enough. System transformation requires active citizens involvement. Lok Shakti, just as the 2011 India Against Corruption movement demanded structural reform, Jan Lokpal, rather than mere political change. JP's total revolution targeted education, caste, corruption and economic साइमल्टेनियसली। तो ये सही बात है कि अगर सिस्टम जो है वो काम नहीं कर रही है, ठीक है, कि वो फ्यूचर ओरिएंटेड नहीं है कि फ्यूचर में हम अच्छा कर पाए, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने सिस्टम को रिफॉर्म करना चाहिए। और ये ऐसे नहीं होगा कि हम बस राजा को चेंज कर दें। अब हर 5 साल में चुनाव तो हो रहा है, पर चुनाव से क्या आ जा रहा है, एक नया राजा आ रहा है, एक नए इलेक्टेड पर्सन आ जा रहा है, ठीक है, जो हमारे पीएम हो रहे हैं। लेकिन क्या नहीं हो रहा है कि जो सिस्टम है वो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। इसीलिए हमें क्या होना है कि एक्टिव सिटीजन्स का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है, जिसे लोक शक्ति कहा उन्होंने। जैसे उन्होंने अन्ना हजारे जो कि 2011 में क्या किए थे, प्रोटेस्ट किए थे फॉर कि जन लोकपाल। क्यों, क्योंकि करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, ठीक है। तो अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट डिमांडेड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स rather than mere political changes। तो टोटल रेवोल्यूशन भी वही टारगेट करता है, हमारे एक बेटर क्वालिटी एजुकेशन हो, कास्ट ख़त्म होना चाहिए। उसके बाद करप्शन, क्योंकि बहुत ज़्यादा करप्शन है। एंड थर्ड कि इकोनॉमिक साइमल्टेनियसली, क्योंकि इकोनॉमी को भी क्या करना है, क्योंकि हमारे जो इंडिया है उसमें क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा अमीर और गरीबों के बीच गैप आ रहा है। अमीर बहुत ज़्यादा अमीर हो रहा है, लेकिन जो गरीब है उनके पास कुछ नहीं आ रहा, और गरीब होने का ज़्यादा गरीब हो रहे हैं, मतलब ऐसे टेक्स्ट के समझ सकते हो, ठीक है।
तो आपको ये ध्यान में रखना है। उसके बाद हम देखें कि दल विहीन व सामुदायिक लोकतंत्र, तो पार्टीलेस डेमोक्रेसी एंड सामुदायिक लोकतंत्र की उन्होंने बात की। तो ये संसदीय लोकतंत्र की उन्होंने आलोचना की। क्यों? क्योंकि ये ओलिगार्की बन जाता है, ठीक है। ये क्या है? ओलिगार्की, ठीक है, ओलिगार्की बन रहा है, इसलिए उन्होंने संसदीय जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है उससे उन्होंने आलोचना की और कहा कि संसदीय तानाशाही कहा। इसीलिए राजनीतिक दल केवल सत्ता और स्वार्थ के लिए काम करते हैं। उसके बाद दल विहीन लोकतंत्र की उम्मीदवार दल के नाम पर नहीं बल्कि अपनी योग्यता और जनता की सहमति से चुने जाए, किसी पार्टी विशेष से ना है। तो उन्होंने क्या कहा कि पहले तो उन्होंने संसदीय लोकतंत्र की आलोचना की, ये क्या है? ओलिगार्की है, इसमें कुछ लोगों का ही शासन हो रहा है और ये बहुत तानाशाही है। तो उन्होंने कहा कि उम्मीदवार जो है, जो रिप्रेजेंटेटिव है, शुड बी डायरेक्टली सिलेक्टेड बाय लोकल कम्युनिटीज, नॉट नॉमिनेटेड बाय एनी सेंटर पार्टी हाई कमांड्स। उसके बाद उनका क्या है कि 5-tier स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटेरियन डेमोक्रेसी, तो सामुदायिक लोकतंत्र का 5 स्तरीय ढांचा दिया। तो पहला क्या है? ग्राम स्तर, जहाँ पे ग्राम सभा सर्वोच्च होगा। फिर सेकेंड है क्षेत्रीय स्तर, यहाँ पे पंचायत समिति होगी। जिला स्तर में जिला परिषद। फोर्थ है प्रांतीय स्तर में प्रांतीय सभा। फिर फिफ्थ है राष्ट्रीय स्तर, राष्ट्र सभा होना चाहिए। तो ये 5-tier स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटेरियन डेमोक्रेसी, तो ये सामुदायिक लोकतंत्र के 5 स्तर है: ग्राम, क्षेत्र, जिला, स्टेट, प्रांत और राज्य स्तर पर राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्रीय। तो यहाँ पे राजनीति बनाम लोक नीति, तो राज्य सत्ता आधारित राजनीति के स्थान पर जनता की प्रत्यक्ष शक्ति पर आधारित लोक नीति की स्थापना करना। तो रिप्लेस पावर सेंट्रिक स्टेट पॉलिटिक्स विथ पीपल सेंट्रिक सेल्फ गवर्नेंस। तो ये क्या बोल रहे हैं कि जो पावर सेंट्रिक स्टेट है उससे हमें उसके बजाय हमें क्या चाहिए कि पीपल सेंट्रिक सेल्फ गवर्नेंस हमें चाहिए। तो आपको ये ध्यान रख सकते हो कि उन्होंने दल विहीन लोकतंत्र की बात की और सामुदायिक, दल विहीन और सामुदायिक लोकतंत्र, ठीक है। कौन? जयप्रकाश नारायण जी। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ ट्रिक्स वगैरह है। तो हाउ टू रिमेंबर जेपीज बुक क्रोनोलॉजी, तो व्हाई डिड जेपी ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ रिकंस्ट्रक्शन फॉर सोशलिज्म इन प्रिजन फॉर टोटल रेवोल्यूशन। तो ये जो है ये एक्चुअली वो है, ठीक है, आपका ट्रिक। तो वाई क्या है? वाई सोशलिज्म 1936 में। उसके बाद पिक्चर ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, ये क्या है? माई पिक्चर ऑफ सोशलिज्म 1946 में। फिर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी 1959 एंड फोर्थ में आया था सोशलिज्म सर्वोदय एंड डेमोक्रेसी 1964 एंड प्रिजन डायरी एंड टुवर्ड्स टोटल रेवोल्यूशन। तो आप ये जो वाई, पिक्चर, रिकंस्ट्रक्शन, सोशलिज्म, प्रिजन, इसको ध्यान रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद दीनदयाल उपाध्याय जी को हम देखें तो उनका जन्म कब हुआ था? 25 सितंबर 1916 में उनका जन्म हुआ था। कहाँ पे? मथुरा, यूपी में, ठीक है। और उन्होंने आरएसएस को ज्वाइन किया था। उसके बाद को फाउंडर एंड जनरल सेक्रेटरी प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनसंघ, अलॉन्ग विद श्यामा प्रसाद मुखर्जी, एडिटेड पब्लिश प्रोमिनेंट जर्नल्स राष्ट्रधर्मा, ठीक है। उसके बाद पंचजन्य वीकली एंड स्वदेशी को डेली, तो उनके जो 3 जर्नल्स जाता था, एक डेली, एक वीकली और एक मंथली। तो राष्ट्रधर्म क्या होता था? मंथली पब्लिश होता था। पंचजन्य जो है वीकली एंड स्वदेशी जो है डेली जर्नल आता था। किसका है ये आपका दीनदयाल उपाध्याय जी है, ठीक है, फाउंडर ऑफ इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म, ठीक है, एकात्म मानववाद। तो अब हम इनकी बुक देखते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म, एकात्म मानववाद की बात करते हैं। ये 1956 में आया है। ऑफिशियल आइडियोलॉजिकल डॉक्ट्रिन अडॉप्टेड बाय भारतीय जनसंघ। उसके बाद सम्राट चंद्रगुप्त 1946 में आया। ये हिस्टोरिकल नरेटिव हाईलाइटिंग नेशनल यूनिफिकेशन एंड चाणक्यास पॉलिटिकल विजडम। उसके बाद जगत गुरु शंकराचार्य 1947, फिलोसफिकल ट्रीटीज ऑन अद्वैत एंड कल्चरल इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया, अखंड भारत 1952,
vision of undivided cultural and geographical India. The two plans promises, performance and prospects 1957 में. तो critique of Nehruian Soviet style 5-year plans and heavy industrialization. उसके बाद पॉलिटिकल डायरी 1968 में कलेक्शन ऑफ पॉलिटिकल एशेज एंड कमेंट्री ऑन इंडियन डेमोक्रेसी. तो उनका जो कॉन्सेप्ट है इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म, एकात्म मानववाद, ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा. ठीक है, तो इसका कोर फिलॉसफी क्या है? इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म रिजेक्ट बोथ कैपिटलिज्म एंड वेस्टर्न. तो ये क्या रिजेक्ट कर रहा है? कैपिटलिज्म, वेस्टर्न कैपिटलिज्म को, विच ट्रीट्स मैन एज एन इकोनॉमिक यूनिट driven by self-interest, and Marxist communism, which reduces men to matter and promotes class conflict. It considered human beings as an integral whole of body, mind, intellect and soul. ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? वेस्टर्न कैपिटलिज्म एंड मार्क्सिस्ट कम्युनिज्म को इन्होंने खारिज किया, रिजेक्ट किया और कहा कि मानव जो है वो इंटीग्रल, एकात्म है, जो शरीर, बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट एंड सोल से इस तरीके से वो पूरे होते हैं. तो आपको ध्यान में रखना है. ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें कि एकात्म मानववाद के मुख्य बिंदु, तो सामंजस्यपूर्ण एकीकरण. तो मनुष्य केवल भौतिक आवश्यकताओं, रोटी कपड़ा मकान से नहीं बनता, बल्कि उसे मानसिक, बौद्धिक व आध्यात्मिक तृप्ति भी चाहिए. उसके बाद 4 पुरुषार्थ की बात की. धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में संतुलन. की धर्म सर्वोच्च नियामक सिद्धांत, अर्थ व काम साधन है, मीन्स है, एंड मोक्ष क्या है? हमारा अंतिम साध्य, अल्टीमेट गोल है. तो धर्म क्या है? हमारा गाइडिंग मॉरल कोड है, सुप्रीम रेगुलेटर है. और अर्थ एंड काम क्या है? ये मटेरियल वेलबींग एंड डिजायर मीन्स है. ठीक है, मीन्स है. उसके बाद अल्टीमेट गोल क्या है? हमारा मोक्ष, स्पिरिचुअल लिबरेशन. उसके बाद संघर्ष के स्थान पर उन्होंने क्या कहा? सहयोग होना चाहिए. कि समाज में वर्ग संघर्ष, क्लास स्ट्रगल के बजाय प्रकृति, व्यक्ति और समाज के बीच पूरकता, कॉम्प्लीमेंटारिटी व सहयोग होना चाहिए. उसके बाद अगर एग्जाम्पल देखें कि कैपिटलिज्म वर्सेस सोशलिज्म वर्सेस इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म. तो कैपिटलिज्म क्या बोलता है? सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, ओनली इकोनॉमिक सक्सेस मैटर्स एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर एंड लेबर. तो यहाँ पे कैपिटलिज्म में क्या होता है कि ये सिर्फ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. ठीक है, तो ये सिर्फ क्या देखता है? कि सिर्फ इकोनॉमी का सक्सेस देखता है, सिर्फ उस वही मैटर करता है. और ये क्या कर रहा है? एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है नेचर का एंड सेकेंड लेबर का भी. उसके बाद सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म देखें तो ये क्या बोलते हैं? कि स्टेट कंट्रोल्स क्लास वॉर, इंडिविजुअल लिबर्टी क्रस्ट फॉर कलेक्टिव स्टेट. तो यहाँ पे जब हम सोशलिज्म की बात करते हैं तो ये पूरी तरीके से समाज की बात करते हैं. एक इंडिविजुअल जो कि यूनिक है, तो उसके फ्रीडम एंड लिबर्टी की बात ये नहीं करते सोशलिज्म. तो क्या हो जाता है? उनकी फ्रीडम एंड जो लिबर्टी है वो पूरी तरीके से क्रस्ड हो जाती है जस्ट बाय कलेक्टिव स्टेट गोल्स. उसके बाद थर्ड है इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म. तो यहाँ पे उन्होंने अंत्योदय एंड इकोलॉजिकल बैलेंस की बात कही है. तो ये आपके लिए कीवर्ड्स है कि डेवलपमेंट मॉडल वेयर द लास्ट पर्सन गेट्स बेसिक राइट विदाउट डिस्ट्रॉइंग फैमिली, कल्चर एंड नेचर. तो यहाँ पे क्या है कि इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म का बात क्या है? कि वो बोल रहे हैं कि दीनदयाल उपाध्याय जी बोल रहे हैं कि अंत्योदय एंड इकोलॉजिकल बैलेंस होना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे डेवलपमेंट मॉडल वेयर द लास्ट पर्सन, जो हमारे ऐसा डेवलपमेंट मॉडल चाहिए जहाँ पे जो लास्ट पर्सन है वो भी क्या होना चाहिए? गेट बेसिक राइट विदाउट डिस्ट्रॉइंग फैमिली, कल्चर और नेचर. ठीक है,
अब हम देखें आगे का, तो यहाँ पे है चित्ती अनवृत्त की बात की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे चित्ती अनवृत्ति की विराट की बात की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे चित्ती का मतलब क्या होता है कि राष्ट्र की आत्मा या उसका सांस्कृतिक चरित्र, नेशनल सोल्स एथॉस जैसे व्यक्ति की आत्मा होती है, वैसे ही हर राष्ट्र की अपनी चित्ती होती है, ठीक है। और भारत की चित्ती क्या है? सहिष्णुता, अध्यात्म, वसुधैव कुटुंबकम। तो इसके बाद विराट क्या है कि राष्ट्र की प्राण शक्ति या वह संचित ऊर्जा, लाइफ फोर्स, ऑर्गेनिज्म जो राष्ट्र को संचालित या जागृत रखती है। तो यदि विराट मजबूत है तो राष्ट्र क्या होगा? मजबूत होगा, ठीक है। इसके बाद राष्ट्र बनाम राज्य क्या है कि राज्य केवल एक प्रशासनिक ढांचा है, मीन्स है, एक साधन है, ठीक है। जबकि राष्ट्र क्या है? एक जीवित सांस्कृतिक संस्था है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चित्ती एंड विराट के बीच में कि उपाध्याय जी ने, जो दीनदयाल उपाध्याय जी ने क्या बताया है, ठीक है। कि चित्ती का मतलब वो है जहाँ पे कि भारत की चित्ती, मतलब यहाँ पे एक मॉरल वैल्यूज की बात कर रहे हैं, ठीक है। इथोस, आत्मा, जो राष्ट्र की आत्मा है वो किस में है? तो वो है हमारी भारत की सहिष्णुता, आध्यात्मिकता और वसुधैव कुटुंबकम में। और विराट क्या है? ये प्राण शक्ति है, लाइफ फोर्स है। तो ये जितना मजबूत होगा उतना ही क्या होगा? हमारा राष्ट्र मजबूत होगा। और यहाँ पे स्टेट को क्या बोला है? ये सिर्फ एक मीन्स है, सिर्फ एक प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, लेकिन राष्ट्र क्या है? एक जीवित सांस्कृतिक संस्था, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ठीक है। तो ये जो राष्ट्र को हम बोलेंगे कि ये एक बॉडी है और राज्य क्या है? ये इस बॉडी का एक पार्ट बस है, ठीक है। तो इस तरीके से आप राज्य और राष्ट्र को देख सकते हो। उसके बाद दीनदयाल उपाध्याय जी की ये अंत्योदय एवं अर्थ आयाम को देखते हैं, ठीक है। तो अंत्योदय का मतलब क्या है कि आर्थिक प्रगति की माप सबसे अमीर व्यक्ति से नहीं है, बल्कि समाज के सबसे निचले और अंतिम व्यक्ति के उत्थान से होनी चाहिए। तो अंत्योदय का क्या बोल रहे हैं कि आर्थिक प्रगति की माप सबसे अमीर व्यक्ति से नहीं, बल्कि समाज के सबसे निचले हिस्से, जो अंतिम व्यक्ति है, जिसके पास अभी कुछ भी नहीं है, तो समाज के सबसे कमज़ोर स्थिति में स्थित जो व्यक्ति है उससे हमें होना चाहिए, मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अंत्योदय मतलब अपलिफ्टमेंट ऑफ द लास्ट मैन, जो हमारे राष्ट्र के सबसे नीचे तबके हैं उनके विकास से, उनके अपलिफ्टमेंट से है, ठीक है, अंत्योदय का मतलब। उसके बाद देखिए विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था। तो यहाँ पे कुटीर, स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज को क्या दी गई है? प्राथमिकता। तो मशीन मनुष्य का स्थान ना ले बल्कि उसकी सहायता करे। तो मशीन एज हेल्पर नॉट एज रिप्लेसमेंट। तो आपको यहाँ पे डिसेंट्रलाइज स्वदेशी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं कौन? दीनदयाल उपाध्याय जी। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है अंत्योदय का और डिसेंट्रलाइज स्वदेशी इकोनॉमी का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे राइट टू वर्क, ठीक है, कि हर स्वस्थ नागरिक को क्या है? एक न्यूनतम जीवन स्तर और रोजगार पाने का अधिकार है। तो द स्टेट मस्ट इंश्योर एम्प्लॉयमेंट एंड मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड फॉर एवरी एबल इंडिविजुअल। उसके बाद प्रकृति का दोहन नहीं बल्कि उपभोग करना है। तो प्रकृति का क्या करना है? हमें विवेकपूर्ण दोहन करना है, मिल्किंग ऑफ नेचर नॉट एक्सप्लॉयटेशन। तो हार्मोनियस इकोलॉजी की बात करते हैं। तो यहाँ पे दोहन नहीं करना है, हम फॉर नीड्स नॉट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर, शोषण नहीं करना है, दोहन सिर्फ उपभोग कर सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार, ठीक है। तो राइट टू वर्क किसने दिया? आपको ध्यान रखना है। तो राइट टू वर्क की बात कौन कर रहा है? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये दीनदयाल उपाध्याय जी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक क्विक समरी देखें वर्सेस जयप्रकाश नारायण जी एंड दीनदयाल उपाध्याय। तो यहाँ पे क्या फोकस करते हैं? जयप्रकाश नारायण जी ये सर्वोदय के ऊपर बात करते हैं एंड टोटल रेवोल्यूशन, संपूर्ण क्रांति की बात करते हैं। उसके बाद दीनदयाल उपाध्याय जी क्या बोल रहे हैं? एक इंटरनल ह्यूमैनिज्म, एकात्म मानववाद की बात करते हैं। उसके बाद आइडियोलॉजिकल बेस क्या है? जयप्रकाश नारायण जी क्या बोलते हैं? ये पहले मार्क्सिस्ट थे। उसके बाद मार्क्सिस्ट का क्या किए? विरोध किए। क्यों? क्योंकि इसके कारण, मार्क्सिस्ट के कारण रूस में क्या हो गया था? वहाँ पे रूस में हिंसक हो गया था, ठीक है, हिंसक हो गया था। और सेकेंड वहाँ पे तानाशाही जैसा चीज़ आ गई थी। तो इसलिए उन्होंने मार्क्सिज्म का विरोध करते हुए डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बात की, समाजवादी लोकतंत्र की बात की। उसके बाद वो कहाँ पे आए? गांधीज्म के क्या सपोर्ट किया? सर्वोदय को, ठीक है। तो पहले मार्क्सिस्ट थे, उसके बाद डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बात करते हैं एंड देन वो गांधीज्म की बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दीनदयाल उपाध्याय क्या बोलते हैं?
कि कल्चरल नेशनलिज्म की बात की है, सनातन धर्म आरएसएस थॉट को लेके चल रहे हैं, ठीक है। इनका टारगेट क्या है कि ये पार्टीलेस डेमोक्रेसी, दल विहीन लोकतंत्र की बात करते हैं, लोक नीति के आधार पर क्या होना चाहिए, गवर्नेंस होना चाहिए। उसके और दीनदयाल उपाध्याय जी क्या बोलते हैं कि धर्म राज्य, डिसेंट्रलाइज स्टेट होना चाहिए। की वेलफेयर मैट्रिक क्या है कि लोक नीति, पीपल्स पावर एंड टोटल सिविल रिवोल्यूशन क्या है की वेलफेयर मैट्रिक्स है। और यहाँ पे अंत्योदय, अपलिफ्टमेंट ऑफ द लास्ट मैन की बात कर रहे हैं, कौन, दीनदयाल उपाध्याय जी। उसके बाद फेमस जनरल ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में क्या किया था, इन्होंने फॉर्म किया था। और इनकी और बिहार मूवमेंट इन्होंने चलाया था, जयप्रकाश नारायण जी ने। उसके बाद दीनदयाल उपाध्याय क्या बोलते हैं कि भारतीय जनसंघ 1951 में ये वहाँ पे जुड़े हुए थे और ये राष्ट्र धर्म और पंचायत की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दोनों पे दिख जा रहा है गांधीज़म की बात की, ये गांधीज़म के सर्वोदय को क्या कर रहे हैं, उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और डिसेंट्रलाइज, ये गांधी के डिसेंट्रलाइज उसको अंत्योदय, अपलिफ्टमेंट ऑफ, ये भी गांधीज़म के आसपास ही है। एंड इसके बाद ये पंचायती राज भी क्या है, पंचजन्य की बात करते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें असर्शन रीजन, ठीक है, तो ये दीनदयाल उपाध्याय रिजेक्टेड बोथ कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म बिकॉज बोथ व्यू मैन प्योरली एज एन इकोनॉमिक एंटिटी। तो असर्शन हो जाएगा ट्रू, रीजन भी हो जाएगा ट्रू। तो यहाँ पे दीनदयाल उपाध्याय क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं किसी कैपिटलिज्म को एंड कम्युनिज्म को। बिकॉज रीजन क्या है, क्योंकि वो बोथ क्या है, बोथ व्यू मैन प्योरली एज एन इकोनॉमिक एंटिटी। तो यहाँ पे मानव को किस तरीके से देख रहे हैं, पूरी तरह से एक आर्थिक एंटिटी की तरह देख रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए असर्शन और रीजन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा कि दीनदयाल उपाध्याय कैपिटलिज्म को रिजेक्ट करते हैं। द रीजन कि वो दोनों मानव को पूरी तरीके से क्या देख रहे हैं, इकोनॉमिक एंटिटी के रूप में। उसके बाद मैच द फॉलोइंग में आता है जनरल्स, ठीक है, कि कौन से जनरल्स कौन से थिंकर्स का है। तो यहाँ पे जेपी क्या है, जेपी जयप्रकाश नारायण जी का कि सर्च लाइट सोशलिस्ट मूवमेंट आर्टिकल चलता था। और दीनदयाल उपाध्याय जी की पंचजन्य, ये उनका क्या है, जनरल्स है, राष्ट्र धर्म और स्वदेश। तो स्वदेश जो है, स्वदेश ये वीकली होता नहीं, ये डेली होता था, ये मंथली होता था, और ये पंचजन्य क्या होता था, वीकली होता था, ठीक है। तो ये उनका जनरल। उसके बाद क्रोनोलॉजी ऑर्डर कि रिमेंबर द ऑर्डर ऑफ जेपी's टोटल रेवोल्यूशन 1974 वर्सेस जनसंघ क्रिएशन 1951 वर्सेस सीएसपी क्रिएशन इन 1934। तो ये आज का हमारा क्या है, हमारा जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट है यूनिट 3, ये पूरी तरीके से कंप्लीट होता है, ठीक है। तो पूरा कंप्लीट हो गया। अब आपका काम है कि हमने जो किया था पॉलिटिकल थ्योरी किया था, ठीक है, यूनिट 1, उसके बाद यूनिट 2, यूनिट 3, ये तीनों यूनिट का आपको फिर से रिवाइज करते चलना है, इसका पीवाईक्यू करते जाना है। हम लोग ट्राई करेंगे जल्दी से जल्दी कि हमारा सिलेबस क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, ठीक है। उसके बाद हमारा पूरा जो फोकस रहेगा वो पीवाईक्यू पे रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्विंग के ऊपर रहेगा। तो आप लोग इसे रिवाइज करते चलो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छा लगे तो शेयर भी करना, और मैं पीडीएफ बना दे रही हूँ, तो अगर आपको पीडीएफ खरीदना है तो आप टेलीग्राम में देख सकते हो, या फिर आपको डायरेक्ट लिंक भी मिल जाएगा पीडीएफ का, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।